ऊपर, आसपास नहीं। नहीं सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। पता क्यों? पेपर तब था। हाँ तब तब मुझे तो 2 घंटे पहले दिया है पेपर। बताओ क्यों नंबर का बताना है? हैं? हैं? चेक करेंगे नहीं, आइडिया लग जाता ना कि इतने तक तो चलो आ ही जाएंगे। जैसे मैंने कहा था, ये तो शुरू हो गया, आप तो ज्यादा बताओ। ये इसमें यही दिक्कत। ठीक है, एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है ना। मैंने हमेशा कहा है देखो, नंबर कम आए कोई दिक्कत नहीं है ना, बस थोड़ा सा ये है क्या, कंटिन्यूटी इतनी रहे कि, कंटिन्यूटी मतलब ये रहे कि भाई 60 65 70 नंबर के एवरेज में हम हमेशा रहें, कैसा भी पेपर आए इतना मैनेजेबल होना चाहिए। वो पेपर पे बात होती है कि किस दिन अच्छा आ गया तो थोड़ा 5 7 नंबर ऊपर चले गए, किस दिन ज्यादा टफ आ गया थोड़ा नीचे चले गए, है ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ पर ये ना हो कि तब एक में आ गए 80, एक में आ रहे 30 40, तो वहां दिक्कत हो जाती है फिर, है ना। चलो कॉपी साथ साथ ही चेक करेंगे ना, ठीक है। चलो तो आज का जो प्रैक्टिस सेशन है फिर इसको देखते हैं। चलो हिस्ट्री, इसमें हमें मिलेंगी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास था कि ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो कहां पर स्थित है। इसकी चर्चा देखो हमने शायद पिछले में भी की थी किसी किसी पेपर में, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है बताओ जरा। बोला करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गलत बोलेंगे तो सही बता देंगे, ठीक है। आएगा, रिपीटिशन से ही चीज होती है, ठीक है। बोल बोल के चीजें याद होती है। एक आंसर इन्होंने दिया, 3 लोगों ने सुन लिया, एक ने दिया, 3 लोगों ने सुन लिया, ठीक है। इस तरीके से चीजें आसान हो जाती है बेटा, आसान होती है चीजें, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ हमारे पास कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। ए जो है ऑप्शन इसका हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ की अगर बात करते हैं प्रशांत महासागर में। अच्छा कभी देश की आएगी तो प्रशांत महासागर में कहां पर हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आया तो ऑस्ट्रेलिया में कहां पर स्थित है? तो अगर ऑस्ट्रेलिया में भी कभी आया तो कहां पर स्थित है? तो क्वींसलैंड में, ठीक है। क्वींसलैंड किस तरफ स्थित है? कभी अगर आ जाए कि किस भाग में स्थित है, तो पूर्वी भाग में, ठीक है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये हमारे पास प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में, और क्वींसलैंड कहां पर है? पूर्वी भाग पर स्थित है, ठीक हो गया। अच्छा ये बैरियर रीफ्स की अगर बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा बैरियर रीफ्स की बात करते हैं। रीफ्स जो होती है हमारे पास, एक जीव होता है बेटा समुद्र में, उस जीव का नाम है मूंगा। मैं बस हम शॉर्ट शॉर्ट में देखेंगे कि क्या होती है। ये एक ऐसा प्रजाति है, ये इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, ये हमेशा साफ सुथरे जल में होते हैं, साफ सुथरे पानी में आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों पर मिलता है। ये लगभग हमारे पास इसकी गहराई जो है लगभग 100 मीटर के आसपास जो होनी चाहिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसके लिए वो क्या है? साफ जल, साफ स्वच्छ पानी में उगते हैं ये, गंदे पानी में नहीं होते, क्योंकि श्वसन क्रिया क्या हो जाएगी? खत्म, ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाएगा, गंदे पानी में मर जाएंगे। अब इनके जीवन काल में ये क्या करते हैं? ये मूंगा नाम के जो प्रजाति होती है ना, ये क्या करती है बेटा, जैसे यहाँ पर एक मान लो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आकृतियां इनकी अलग अलग होती है, हम लोग केवल एक व्यावहारिक तौर पर देख रहे हैं कि जैसे मूंगा है मानो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? मूंगा की कोई चट्टान। ये क्या होते हैं कि यहीं पर आए, यहीं पर इन्होंने क्या किया? प्रजनन किया, ठीक है। यहीं पर ये खान जैसे जो आता है खाना खुना यहीं पर खाते हैं, कहीं जाते नहीं, यहीं पर खाना है, खाया, मर गए। और मरने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये चिपकते हैं, मरने के बाद उसी जगह पर चिपक जाएंगे, निकलते नहीं है फिर वहां से। फिर इन्हीं के बच्चे हुए, प्रजनन उन्होंने भी किया, ठीक है, वो यहीं पर चिपक गए, फिर मर गए, फिर चिपक गए, मर गए, फिर इस तरीके से लंबी ये क्या बन जाती है? श्रृंखला बन जाती है, ठीक है। तो लगभग जैसे क्वींस, ये ग्रेट बैरियर रीफ की अगर बात करते हैं तो लगभग ये 2300 किलोमीटर लंबी है, ये इतनी ज्यादा लंबी इसको बना दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं। कितने प्रकार की होती है ये रीफ्स? तो हमारे पास 3 प्रकार की होती है। थोड़ा भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देख लेते हैं। 3 प्रकार की, 3 प्रकार की अगर बात करते हैं तो 3 प्रकारों में क्या होगा? एक हमारे पास यही होती है, एक कौन सी होती है? बैरियर रीफ। एक कौन सी होती है? एक प्रकार कौन सा होता है? बैरियर रीफ। दूसरा होता है हमारे पास फ्रिंगिंग रीफ्स, फ्रिंगिंग रीफ्स। और तीसरी होती है हमारे पास कौन सी? एटॉल रीफ्स। 3 प्रकार की। भारत में कौन सी पाई जाती है? तो भारत में किस प्रकार की है? एटॉल प्रकार की है। भारत में जो हमारा अंडमान और निकोबार या लक्षद्वीप है वो इन्हीं भित्तियों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन कभी प्रश्न अगर आ गया कि एटॉल से निर्मित पूर्ण रूप से कौन सा ऐसा जो इस प्रवाल भित्ति से बना हुआ है, तो तब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। और लक्षद्वीप जो है एटॉल प्रकार का हो जाता है हमारे पास। और ध्यान रखना इसी एटॉल प्रकार में किस प्रकार की आकृति बनती है। जैसे हमने ग्रेट बैरियर रीफ में कहा ये समुद्री तट के किनारे किनारे इस प्रकार से लंबी फैली हुई है पूर्वी भाग पर।
जो एटॉल प्रकार की है ये घोड़े के नाल के आकार की, ये प्रश्न बना हुआ है पीसीएस में, ध्यान रखना। घोड़े के नाल की आकृति के या फिर किस आकृति के, रिंग, अंगूठी होती है ना हाथ की, ठीक है, हाथ की अंगूठी और घोड़े के नाल की आकृति की बनी होती है ये रीफ्स। तो किस आकृति की होती है, अगर ये आकृति कहीं मिल जाए तो किस प्रकार की होगी, वो एटॉल प्रकार की। और भारत में द्वीपीय जो समूह है वो प्रवाल वृत्ति से ही निर्मित हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से कभी बात आए ना, पूर्ण रूप से का मतलब, पूर्ण रूप का मतलब जो कंप्लीटली ही एटॉल से बना हुआ है वो कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप समूह। ठीक हो गया, तो पहले का आंसर हो जाएगा हमारे पास प्रशांत महासागर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेटर हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास हो जाएगा कौन सा, हिमाद्री। इसी हिमाद्री भी कैसे हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसी को बड़ा हिमालय भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेथ हिमालय भी कहते हैं, इसी को ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। हिमालय के विभाजन की अगर बात करते हैं तो हिमालय में बहुत सारी चीजें, लिखते भी रहना, हाँ साथ साथ लिखते भी रहना, जो चीज नहीं पता है उनको साथ साथ लिखते भी रहना। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई क्योंकि देखो फिर थोड़ा सा टाइम तब लग जाएगा, मैं लिखाने लगूं तो फिर समझाने का टाइम बचेगा नहीं, है ना। जो चीजें नहीं पता है, जो पता है उनको नहीं लिखना, जो चीजें नहीं पता है ठीक है उनको शॉर्ट शॉर्ट में लिख लिया करो अपने पास। तो इसको इतने नामों से जानते हैं। अगर हिमालय की उत्पत्ति की अगर बात करते हैं हम लोग, तो हिमालय का जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, टैथिस सागर से हुई है। किसके सन्नति, तो इसी टैथिस सागर को अगर हम देखें तो किसने इसको समझाया है, तो कोबर भू सन्नति से इसको समझाया गया है। इसीलिए कोबर ने इस टैथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह भी कहा है। ठीक है, इसी को गर्भगृह भी कहा है। ठीक हो गया, इसी को भाई गर्भगृह भी कहा गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। फिर हमने कहा कि कोबर भू सन्नति से हिमालय हुआ। जब भाई सन्नति हुई, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, बहुत चीजें आपने पढ़ी हैं सब, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई ये हुआ। तो भाई तीन फोल्ड पढ़े, तो हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास कौन कौन से हिमालय हैं। तो सबसे पहले ऊपर ट्रांस हिमालय, हालांकि पहले बना हुआ है इनसे पहले, तो ट्रांस हिमालय, हमारे पास बृहत हिमालय, हमारे पास मध्य हिमालय, और चौथा हो जाएगा हमारे पास कौन सा, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो हमारे पास ग्रेटर हिमालय का नाम है। ग्रेटर हिमालय की अगर हम देखें एवरेज हाइट हमारे पास कितनी हो जाती है, 6100 मीटर इसकी एवरेज हाइट हो जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां कहां पर स्थित हैं, ग्रेटर हिमालय में स्थित है। शुरुआत कहां से कहां तक होती है इसकी, तो नंगा पर्वत से ये शुरू होकर हमारे पास ईस्ट में कहां पर, नामचा बरवा, बहुत बढ़िया, नामचा बरवा पर्वत तक ये फैला हुआ है, और आगे जाकर म्यांमार में अराकान युमा पर्वत के पास से होता हुआ सीधे हमारे पास कहां जाता है, बंगाल की खाड़ी में आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट यहीं पर बृहत हिमालय में है। जैसे हमारे यहाँ पास कहां से शुरू हो जाएगा, तो नंगा पर्वत, हमारे पास कौन सा हो जाएगा, नंदा देवी ईस्ट, नंदा देवी वेस्ट, कॉमेट, ठीक है, धौलागिरी, कंचनजंगा, एपी माउंटेन, ठीक है, और हमारे पास एवरेस्ट हो जाएगी, मकालू हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी, और नामचा बरवा। तो इस प्रकार की बड़ी बड़ी जितनी भी ऊंची चोटियां हैं सब हमें इसी हिमालय में मिलती है। उसके बाद अगर देखें हम लोग हिमालय का विभाजन, तो ये भाई इस तरीके से अगर हम नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, कितने हमारे पास नदियों के आधार पर, कितने हैं हमारे पास, 4। ठीक है, कौन कौन से हैं हमारे पास, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा हमारे पास, कश्मीर। ठीक है, कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है, हमने कहा फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा हमारे पास, गढ़वाल या कुमाऊं हिमालय। उसके बाद कौन सा आ जाएगा हमारे पास, नेपाल हिमालय, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, असम हिमालय। लास्ट में हमारे पास अगर नदियों की बात करें तो सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तिस्ता, तिस्ता से हमारे पास दिहांग है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इनका इस तरीके से नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है। सह्याद्री की अगर बात करते हैं तो सह्याद्री यानी किसको कहते हैं हम, पश्चिमी घाट को, किसको कहते हैं, पश्चिमी घाट। सह्याद्री हमारे पास यानी उत्तरी और दक्षिणी, इसी पश्चिमी घाट को 16 डिग्री जो है अक्षांश रेखा दो भागों में विभाजित करती है। और ठीक है, और उत्तर वाले भाग को उत्तरी सह्याद्री के नाम से और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहीं पर सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट पर मिलती है। फिर हमने कहा कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी हमारे पास कौन सी मिल जाएगी, काल सुबाई हो जाती है, और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी हमारे पास कुंद्रे मुख हो जाती है। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो ठीक है, जो चीज छूट जाएगी और कुछ लिख रहे होंगे तो फिर पूछना उसको। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, बेसिक से भारत में सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है हमारे पास, नागार्जुन। ठीक है, तो नागार्जुन जो है हमारे पास भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पेंच की अगर बात करें, पेंच हमारे पास कहां हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास कॉर्बेट कहां पर हो जाता है, उत्तराखंड में हो जाता है, 1936 में इसकी स्थापना हो जाती है। टाइगर के लिए हमारे पास वैसे एक साथ
अच्छा, टाइगर प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, ठीक है। भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश सांकला को, ठीक है, कैलाश सांकला को। इन्होंने ही इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया था 1973 में। इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने जो है टाइगर को बचाने के लिए किया। कॉर्बेट के साथ और भी है, लेकिन कॉर्बेट सबसे ज्यादा जो है टाइगर इस समय कहां पाए गए? इस समय अगर हम कॉर्बेट इस करें तो कॉर्बेट में अगर उत्तराखंड की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां है? हमारे पास उत्तराखंड में ही है, ठीक है। इस बार शायद टाइगर में देखेंगे, चलो इसकी सूची की इसमें कौन सा आ रखा है, ठीक है। चलो सबसे छोटे की अगर बात करें कौन सा हो जाएगा? बताओ जरा, फटाफट बताओ, दिमाग लगाओ जरा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? बोर, ठीक है, बोर, ठीक है। कहां पर है बोर? हमारे पास महाराष्ट्र में हो जाता है बेटा सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, ठीक है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। अगर कभी बात आए कि सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे ऊंचाई पर टाइगर रिजर्व, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? वो नामदफा, ठीक है। सबसे ऊंचाई पर स्थित जो टाइगर रिजर्व है वो नामदफा हो जाएगा, और ये नामदफा कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक हो गया। चलो फिर अगले की अगर बात करते हैं, कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, फोर्थ। चलो, कर्क रेखा कहां से गुजरती है? तो हमने पिछली बार भी इसकी चर्चा की थी, कई बार चर्चा हो रखी है। कहां से गुजरती है बताओ जरा? कर्क रेखा तो देखो मध्य प्रदेश से भी जाएगी, मिजोरम भी, त्रिपुरा भी, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, सभी से गुजरती है। कर्क रेखा की अगर बात करते हैं, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत को 2 बराबर भागों में जो है यहाँ पर बांटती है, ठीक है। यही कर्क रेखा जो है भारत में जल विभाजक, इसी कर्क रेखा को भारत में जल विभाजक जलवायु, ठीक है, जल नहीं, ठीक है, हमारे पास कौन सी? जलवायु विभाजक रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। सर्वाधिक जो इसकी जो लंबाई है सर्वाधिक इस कर्क रेखा की कौन से स्टेट में जाए, यानी फैलाव सबसे ज्यादा कहां पर है इसका? मध्य प्रदेश। और सबसे कम कहां पर हो जाएगा हमारे पास? राजस्थान, ठीक है। तो हमारे पास मध्य प्रदेश कौन कौन से 8 राज्य हैं जरा बताओ? क्रम इनका एक बात ध्यान रखना, इनका क्रम भी आता है। एक क्रम याद कर लो, पश्चिम से वेस्ट की तरफ, ठीक है। कहां है? इधर, हाँ बताओ जरा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इस तरीके से जो है बीच के भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, ठीक है। चलो, हीरे की खदानें कहां स्थित? कौन सा था? डुरुंड रेखा, ठीक है। डुरुंड रेखा किसके बीच में सीमा तय करती है? किसके बीच में करती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन सा? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अगर भारत नहीं आया तो इसकी जगह क्या आ सकता है? पाकिस्तान भी आ सकता है, ठीक है। फिर अगर हम भारत और चीन की बात करें तो भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा हो जाती है हमारे पास? मैकमोहन रेखा हो जाती है। भारत और अगर पाकिस्तान की बात करें तो कौन सी हो जाती है हमारे पास? रेड क्लिफ रेखा हो जाती है। लेकिन एक बार प्रश्न आया हुआ था कि रेड क्लिफ जो रेखा है किसके बीच निर्धारण करती है? तो ध्यान रखना, बांग्लादेश भी है, हाँ ठीक है, अभी बांग्लादेश में भी है, भारत बांग्लादेश के बीच में भी है रेड क्लिफ रेखा, लेकिन मुख्य भाग जो है उसका कहां पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। मतलब ज्यादातर फ्रिक्वेंटली जिसके लिए बनाई गई थी तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। और ये रेड क्लिफ रेखा किस प्रकार की अगर रेखा करेंगे हम? अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है ये, ठीक है। हीरे की खदानें कहां पर स्थित है? हीरा और पन्ना दोनों अगर आएंगे तो कहां पर स्थित हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। वो गाना सुना तुमने, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना, ठीक है, हाँ तो बस ये ऐसे याद रखना है, हीरा पन्ना ये कहां पर हो जाती है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगर अगर चलो ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास हीरे के लिए। अगर हम बात करेंगे कर्नाटक में, ठीक है, अगर हम सोने की बात करेंगे तो सोना कहां पर है? कर्नाटक में। कौन कौन सी खाने हैं हमारे पास? एक है बेटा हट्टी की खान और कोलार। हट्टी और कोलार की खान ये कहां पर मिल जाती है हमारे पास? कर्नाटक में। किस चीज के लिए हमारे पास है? किस चीज के लिए? सोने के लिए। वहीं गुजरात में वैसे कुछ नहीं, गुजरात में हमें कौन सी? तेल शोधनशाला है, ठीक है, जामनगर, ठीक है, ये तेल शोधनशालाएं हमें यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? ऑप्शन सी आ जाएगा, मुंबई, ठीक है। पारादीप हमारे पास कहां पर हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। मुंबई अगर बात करते हैं तो प्राकृतिक बंदरगाह भी है मुंबई, ठीक है, हमारे पास भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी हो जाएगा मुंबई, ठीक है। कोचीन की अगर बात करते हैं तो कोचीन हमारे पास केरल में हो जाएगा, ठीक है। इसी कोचीन को हम क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ अरेबियन सी। इसी कोची बंदरगाह को क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। कोलकाता की अगर बात करते हैं तो यही कोलकाता को डायमंड हार्बर की अगर बात करें तो ये भी यहीं पर ही मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, डायमंड हार्बर भी हमें यहीं पर ही मिलेगा, ठीक हो गया। और इसका नाम क्या है? कोलकाता का नाम क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी है शायद,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। इस कोलकाता बंदर का नाम क्या रखा गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। फिर यहीं से ही अगर देखें तो यहीं पर इसी के साथ जुड़ा हुआ एक बंदरगाह और है, कौन सा? हल्दिया बंदरगाह, हुगली नदी पर, ठीक है। तो वो भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी जो है हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक हो गया। चलो फिर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, चलो फिर कौन सा है? 8। दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? दो आब क्षेत्र कहते हैं। दो आब, आब का मतलब हमारे पास दो, मतलब आब का मतलब होता है हमारे पास भूमि, ठीक है। ये कौन सी भाषा का शब्द है हमारे पास? तो फारसी भाषा है। कुछ इतिहास की किताबें अगर आप पढ़ोगे तो उसमें अरबी भाषा भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं गूगल वगैरह पे चेक करोगे तो फारसी भाषा भी है। दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ क्षेत्र होता था उसको दो आब क्षेत्र कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं गंगा यमुना का दो आब क्षेत्र, रुहेलखंड का दो आब क्षेत्र, ठीक है। हम लोग कहते थे रायचूर, ये प्रश्न अभी रिसेंटली यूपी में आ रखा है, एलटी ग्रेड की जो भर्ती चल रही है ना यूपी में अभी रिसेंटली, उस टाइम से जो चल रही थी, अभी भी मैं परसों देख रहा था, उसमें हिस्ट्री में पूछा गया था, ठीक है, कि ये जो विजयनगर और बहमनी के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद था, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र था? उसमें पढ़ाया भी था मैंने तुम्हें, हाँ कौन सा? रायचूर का दोआब क्षेत्र, यही क्वेश्चन आ रखा था उस दिन। रायचूर का दोआब क्षेत्र, क्योंकि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का क्षेत्र था वो, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है बताओ? सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी पर, ठीक है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। और कौन कौन से हैं इसमें? दो तीन और लिख लो, नर्मदा नदी पर दो तीन और लिख लो, ठीक है। इंदिरा गांधी है इस पर, इंदिरा गांधी, ठीक है, और बरगी जल, ठीक है। इंदिरा गांधी और बरगी, इंदिरा गांधी और बरगी, ठीक है, हमें यहाँ पर मिल जाएगा नर्मदा नदी पर, ठीक है। चलो, चंबल नदी पर कौन कौन से हैं? चंबल नदी पर लिखना गांधी सागर, चंबल नदी पर लिखना गांधी सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप, ठीक है। चलो इनको तो ये तो आपको मिल जाएंगी किताब में भी, ठीक है। और नदियों की चर्चा करें, चलो इन नदियों की चर्चा यहीं कर लेते हैं, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन जो आएंगे ना फिर उनको सीधा सीधा देख लेंगे। तो हमने कहा कि भाई ये नदी जो है कौन कौन सी किस नदियों पर है, क्या क्या इन नदियों में है। तो हमने कहा जैसे नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी की अगर बात करते हैं, अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी किस ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से होती हुई। किसके बीच में? विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है, इसीलिए भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी की अगर बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली, प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी में होकर बहती है, हमेशा किसका निर्माण करती है? ज्वार नदमुख या एस्चुरीज का निर्माण करती है नर्मदा नदी, ध्यान रखना। इसी नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सी सहायक नदियां हो जाएंगी इसकी? तो हमारे पास औरसांग, इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है औरसांग, तवा, बंजर, शेर, ठीक है, हिरन, ठीक है। तवा, बंजर, शेर, हिरन, औरसांग इसकी क्या हो जाती हैं? सहायक नदियां हो जाती हैं। यही नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, प्रायद्वीपीय भारत को दो बराबर भागों में भी बांटती है नर्मदा नदी, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। ज्वार नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दूसरी की अगर हम बात करते हैं, दूसरी कौन सी है? चंबल नदी, ठीक है। हमने कहा था कहां से भाई? तो मालवा के पठार वगैरह से निकलती है, उत्खात भूमि का क्षेत्र बनाती है चंबल नदी, उत्खात या बिहड़ भूमि का क्षेत्र बनाती है। चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल, बेतवा, केन, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी नदी है? यमुना की। और यमुना में किस साइड से मिलती है? राइट साइड से मिलती है, ठीक है। माही नदी की अगर बात करते हैं तो ये मेहत झील से, ठीक है, मेहत झील से निकलती है ये माही नदी, ठीक है। और हमने कहा कि ये माही नदी जैसे मध्य प्रदेश मालवा के पठार पर है मेहत झील, वहां से निकलती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए, ठीक है, अरब सागर में आ जाती है। और यही माही नदी की अगर बात करते हैं, इसकी विशेषता क्या है? यह माही नदी कर्क रेखा को क्या करती है? दो बार काटती है। ताप्ती नदी की अगर बात करें, ठीक है, तो ताप्ती नदी भी हमारे पास अरब सागर में गिरने वाली कौन सी? अरब सागर में गिरने वाली नदी हो जाती है, ठीक है। ताप्ती की जो प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम क्या है? अरुणावती। क्या नाम है उसका? अरुणावती, ठीक है। ताप्ती का क्या नाम हो जाता है? अरुणावती, उसकी सहायक नदी, ठीक है। चलो अब आगे आएंगी तो तब आगे हम सीधा ही चल लेंगे। रामगिरी सोने का जो क्षेत्र है किस राज्य में स्थित है?
रामगिरी जो सोने का क्षेत्र है वो किस में आ जाएगा हमारे पास, सोने वाला क्षेत्र कौन सा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कर्नाटक के लिए हमने अभी बता दिया, कर्नाटक में सोने में हमारे पास कौन सी हो जाती है, हट्टी की खान हो जाएगी, और हमारे पास कौन सी हो जाएगी, कोलार की खान जो है यहाँ पर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, बताओ जरा आंसर क्या किया, अमरकंटक पहाड़ी को तुमने क्या क्या किया, तुम अपना बताओ पहले, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, दोनों दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में निकलती अमरकंटक से ही है, लेकिन दोनों अलग अलग दिशाओं में बहने वाली नदियों का स्रोत है, बताओ जरा, पश्चिम और पूर्व, क्या किया, इसको एलिमिनेशन थ्योरी से भी कर सकते थे, बताओ जरा। अगर अमरकंटक भी नहीं पता ना कौन सी निकलती है, तो वेस्ट और ईस्ट बोल तो रखा उसने, पहले पश्चिम बोला हुआ है फिर पूर्व बोला हुआ है। पश्चिम पूर्व का मतलब एक तरफ, पश्चिम पूर्व का मतलब एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर, बस इतना था कि कौन सी नदी इधर आ रही है कौन सी इधर आ रही है। अगर ये भी नहीं पता था तो ये भी जरूरी नहीं है कौन सी है, बताओ चलो। हमारे पास देखो ताप्ती और बेतवा, ताप्ती और बेतवा, ताप्ती तो इधर आती है लेकिन बेतवा नहीं। बेतवा किसकी सहायक नदी है बेटा, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। हमने कहा ताप्ती और सोन, ठीक है, ताप्ती और सोन, सोन भी भले अमरकंटक की पहाड़ियों से ही निकलती है, लेकिन सोन किसकी नदी है बेटा, हमारे पास है तो सही, ठीक है, दोनों नदियों का स्रोत है। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां किस तरफ आती हैं, नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां कहाँ आती हैं, वेस्ट की तरफ आती हैं, भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं दोनों नदियां, ठीक है। ये हमारे पास सतपुड़ा रजंता के बीच में बहती है ताप्ती नदी, दोनों भ्रंश में बहती है, तो नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा, एक ही बचता है फिर, कौन सा, डी, ठीक है, कौन सा, नर्मदा और महानदी, ठीक है। तो कौन सी, हाँ यार महानदी तो नहीं निकलती उधर से, ठीक है। तो हमारे पास इसमें से हो जाएगा कौन सा, ताप्ती और सोन, ठीक है। सोन नदी हमारे पास नर्मदा ताप्ती सोन, हाँ तो ये डी नहीं, हमारे पास कौन सा आंसर हो जाएगा, बी, ताप्ती और सोन नदी, ठीक है। ताप्ती कहाँ जाएगी, वेस्ट में, सोन कहाँ जाएगी हमारे पास, ईस्ट में, हाँ ठीक है। चलो जोरजिला किसके बीच का एक दर्रा है, बताओ। जोरजिला जो दर्रा है किसके एक बीच में, अब इसके लिए ये पता होना चाहिए कि जोरजिला दर्रा जो है कहाँ स्थित है, कहाँ है जोरजिला दर्रा, जे-एंड-के में, ठीक है, के बीच का एक दर्रा है, बताओ किस किस के बीच में जोड़ता है, 12 का, कश्मीर और कश्मीर घाटी को किससे जोड़ता है, लद्दाख से। जोजिला दर्रा है कहां पर, कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अच्छा पहली वाले में लिखना, चुंबी घाटी और सिक्किम वाले में लिखो, चुंबी घाटी और सिक्किम में। चुंबी घाटी को यानी चुंबी घाटी को सिक्किम से जोड़ता है वो कौन सा दर्रा है बेटा, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहां पर है, सिक्किम में, और जो सिक्किम में नाथुला दर्रा ये किसको जोड़ता है, सिक्किम को किससे जोड़ता है, तिब्बत में है हमारे पास चुंबी घाटी, उसको जोड़ता है, ठीक है। हमारे पास अरुणाचल प्रदेश को जो तिब्बत से जोड़ता है वो कौन सा दर्रा है, बोडिमला, बोडिमला, कौन सा दर्रा हो जाएगा हमारे पास, बोडिमला दर्रा, ठीक है। कौन सा दर्रा, बोडिमला, ये जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, बोडिमला दर्रा, ठीक है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है, सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है, ठीक है, नाथुला दर्रा। जैसे हमारे पास खारदुंग दर्रा है, खारदुंगला, ये किसको, ये किसे लद्दाख को किसे जोड़ता है, सियाचिन से, बर्फीले तूफान का दर्रा भी कहते हैं, ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा है नहीं तो फिर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ठीक है। पहला हमारे पास गंगा ब्रह्मपुत्र का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलो 14 की अगर बात करते हैं तो झूम क्या है, हाँ बताओ झूम क्या है हमारे पास, एक प्रकार की क्या है, खेती, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो। झूम हमारे पास एक प्रकार की कृषि है, या इसका नाम अगर हम देखें स्थानांतरित, इसका अगर हम एक नाम कहें तो इसको क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ज्यादातर ये स्थानांतरित कृषि किसमें होती है बेटा, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि की जाती है। ध्यान रखना एक प्रश्न बना हुआ है, सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान किस कृषि से होता है, तो इसी कृषि से सबसे ज्यादा नुकसान होता है पर्यावरण को, ठीक है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि की जाती थी। अगर एक और पूछे तो ये भी ध्यान रखना, सबसे कृषि की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, कृषि की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो यही खेती हो जाती है, झूम और स्थानांतरित कृषि, ठीक है। एक जगह जाते थे पेड़ पौधे काट के फिर उसको माइग्रेट वहां से कर देते हैं, तो इस प्रकार की कृषि जो है यहाँ पर की जाती है, क्योंकि जनजातीय जो क्षेत्र है वो ज्यादा करते हैं बेटा इसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, इसमें थोड़ा करेक्शन भी कर लेना, हाँ क्या क्या आंसर गारो खासी जयंतिया किस युग में बनी हुई है, क्या किया, हिमालय तो नहीं किया,
छोड़ दिया, हाँ हिमालय में नहीं बेटा, ये देखो हिमालय रेंज नहीं है, हिमालय में आ गया, शिवालिक भी किसका भाग है, हिमालय का भाग है, हिमालय था ही नहीं, ये मालवा भी नहीं है, आंसर है ही नहीं इसमें, ठीक है। इसको डी को बस चेंज कर लेना, इसको यहाँ पर लिख देना प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। वैसे मालवा का पठार उसी में आता है, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, लेकिन फिर भी प्रायद्वीपीय पठार ज्यादा सही कहना है। तो भाई गारो खासी जो जयंतिया प्रायद्वीपीय पठार का भाग होती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले बात आती है छोटा नागपुर के पठार की, प्रायद्वीपीय पठार उसी का भाग है झारखंड वेस्ट बंगाल में। और प्रायद्वीपीय पठार जब भ्रंश हुआ, ठीक है, अरब सागर में, ठीक है, जब प्लेट टेक्टोनिक में हमने कहा भ्रंश हुआ, तो एक भाग सीधे भ्रंश कगार की तरफ ऊपर उठ गया, जिसको हमने वेस्टर्न घाट कहा, और एक भाग ने इधर से अरब सागर नीचे की तरफ गया, एक भाग ऊपर की तरफ आया, ठीक है। ये तो बन गया कौन सा, वेस्टर्न घाट। भारत का जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है टकराने के बाद इधर खिसक गया, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, छोटा नागपुर का पठार झारखंड और वेस्ट बंगाल में। तो बीच में जब टकराव हुआ तो जो गारो खासी जयंतिया किस पठार का भाग है हमारे पास, नहीं, मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार इस पर है। और ये मेघालय और शिलोंग का पठार बेटा किसका भाग है, छोटे नागपुर के पठार का पूर्वी भाग भी कहा जाता है इसको, ये उसका ही पूर्वी भाग माना जाता है। और जो वेस्ट बंगाल में किससे अलग हुआ, वेस्ट बंगाल में ये भी आ रखा है मालदा गैप से ये भाग क्या हो गया, अलग हो गया, तो इसीलिए इसको भाग कहते हैं। और इसी मेघालय या शिलोंग के पठार पर कुछ पहाड़ियां स्थित हैं जिनको गारो खासी जयंतिया कहते हैं, और ये मेघालय में स्थित हैं। सर्वाधिक वर्षा जो है कहां पर होती है बेटा, तो सभी जगह है लेकिन खासी पर होती है, और इसी पहाड़ियों पर स्थित दो स्थान है हमारे पास, एक तो कौन सा है, चेरापूंजी, और दूसरा कौन सा है, मौसिनराम, ठीक है, मौसिनराम जो है, ये दो हमारे पास स्थित है, और इन्हीं पर सर्वाधिक वर्षा जो है इन्हीं पर होती है। क्यों होती है सर्वाधिक वर्षा, क्योंकि इनकी आकृति कैसी है, कीपनुमा, वो बर्थडे वाली टोपी होती है ना, बस ऐसे समझ लो, इस आकृति के, हवाएं यहाँ से बाहरी नहीं जा पाती, और अधिकांश वर्षा जो है भारत में इसीलिए करती है। तमिलनाडु का एकमात्र राज्य है जहां एक से ज्यादा बड़े बंदरगाह है, क्योंकि क्या है बेटा वहां पर क्या है, पानी की गहराई क्या है वहां पर, तटरेखा भी है, वैसे तटरेखा ज्यादा हमारे पास वैसे कहाँ मिल जाती है, अब हमारे पास आंध्र प्रदेश, अब तमिलनाडु आ गया, वैसे आंसर तो वैसे तटरेखा भी वहां पर हमारे पास लंबी हो जाती है, पानी की गहराई। लेकिन अगर हम इसमें प्रेफरेंस में सबसे अच्छा आंसर अगर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमें कौन सा मिलेगा, डी ही आंसर मिलेगा, ठीक है। पानी की गहराई जो है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा एक तो तटरेखा, फिर यहाँ पर बे है बेटा, बे का मतलब क्या होता है, खाड़ी किसे कहते हैं, जो यानी जो समुद्र या कोई इलाका जो ऐसे टेढ़ा मुड़ा रहता है, एक भाई घिराव रहता है पानी से, बीच में क्या रहता है, उसमें थोड़ा सा अस्तलीय भाग, ठीक है, तो कनेक्टिंग रहता है वो, जैसे हमारे यहाँ कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो हाँ, तट पर साफ खाड़ियां और बे होती हैं। अब देखो ना, तट पर साफ खाड़ियां और बे हैं, वैसे देखा जाए, जैसे मैं कह रहा हूं ना, साफ खाड़ियां और बे हैं, बे मतलब वही बंगाल खाड़ी जिसको हम कह रहे हैं, ये भी ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर जो है साफ सुथरी खाड़ियां हैं, ठीक है, ये तो खैर नहीं है। तटरेखा भी क्या है, सबसे लंबी, अगर अब की जो हम तटीय रेखा कहें जो बड़ी है हमारे पास, तो उसमें कौन सा आ गया पहले, दूसरे नंबर पर कौन था पहले, आंध्र प्रदेश, नहीं अब शिफ्ट हो गया है, हाँ पहले आंध्र प्रदेश था, अब कौन आ गया है, तमिलनाडु आ गया है। तो उसकी तटरेखा भी लंबी है, पानी की गहराई भी ज्यादा है, वैसे तो आंसर लगभग सही है। लेकिन अगर हम इनकी प्रेफरेंस लगाएंगे ना, सबसे ज्यादा उचित दशा इन तीनों में से सबसे उचित दशा किस प्रकार की है, तो पानी की गहराई ज्यादा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सटीक आंसर हमारा बैठ जाएगा। चलो, हिमालय शिखर कंचनजंगा कहाँ स्थित है, कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में, ठीक है, कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। और भारत की कंचनजंगा अगर हम देखें तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा हो जाएगी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन K2 कहां पर स्थित है हमारे पास, ट्रांस हिमालय में, काराकोरम में स्थित है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी अगर हम बात करें सिक्किम में, अगर कभी हिमालय की बात आएगी तो सिक्किम में कौन सा हिमालय हमारे पास है, सिक्किम वाला जो क्षेत्र है हमारे पास, अगर हम आएंगे तो नेपाल के बाद कौन सा हिमालय आता है हमारे पास, असम हिमालय, ठीक है। नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल में कौन सी हो जाएगी हमारे पास, नेपाल हिमालय में, एवरेस्ट हमारे यहाँ थोड़ी है, कहाँ है, नेपाल हिमालय में एवरेस्ट सबसे, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी हमारे पास एवरेस्ट ही यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। चलो, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मध्य प्रदेश में रहती है, कौन सी जनजाति है,
गौंड जनजाति, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलती है? बताओ जरा, मध्य भारत से जो निकलती है, बताओ जरा क्या आंसर किया, कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन है? 19वां। हाँ बताओ जरा, कौन सी है जो वहां से निकलती है हमारे पास, बताओ बताओ जरा। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा? डी जो है इसका आंसर हो जाएगा बेतवा, ठीक है। कह रहा है कि मध्य भारत से, ठीक है, बेतवा नदी, ठीक है, मध्य भारत से यहाँ पर निकलती है। वहीं अगर हम बात करते हैं घाघरा, गोमती, कोसी, ठीक है, ये कोसी यानी कोसी नदी, हमने कहा कि भाई कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है। बेतवा किसकी सहायक नदी है बेटा हमारे पास? ठीक है, देखो गोमती, घाघरा, कोसी है तो सही, लेकिन ये यमुना और गंगा दोनों की, तो बेतवा नदी हो जाएगी, दाहिनी ओर से इसमें मिलती है। डंकन मार्ग के बीच में स्थित है, डंकन मार्ग भी है या कहीं पर क्या लिखा रहता है? डंकन पास, ठीक है, के बीच में स्थित है। डंकन पास किसके बीच में? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। जैसे हमारे पास हो जाएगा, जैसे छोटा अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सी डिग्री है? 10 डिग्री आ जाती है हमारे पास। और कौन कौन से हो जाएंगे बताओ जरा? 8 डिग्री। कौन सी है? मालदीव को मिनिकॉय से, मालदीव को मिनिकॉय से हो जाती है 9 डिग्री। मिनिकॉय को किससे करती है? लक्षद्वीप से करती है। डंकन पास ये आ गया, 10 ये आ गया। और हमारे पास कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे हमारे पास कोको स्ट्रीट हो जाती है। कोको स्ट्रीट किससे करती है? कोको द्वीप को, म्यांमार के कोको द्वीप को भारत से अलग करती है, लैंडफॉल द्वीप से। उसके बाद हमारे पास पाक स्ट्रीट हो जाती है, भारत को किससे अलग करती है? श्रीलंका से अलग करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएंगी। फिर ऐसे तो बहुत सारे हैं हमारे पास। जैसे अगर हम अक्षांशीय रेखाओं की बात करते हैं, जैसे 11 डिग्री जो अक्षांश रेखा है बेटा, ये 11 डिग्री अक्षांश रेखा लक्षद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। 16 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर हम कर्क रेखा की बात करते हैं, 23.5 डिग्री भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। वहीं अगर और बांटने की बात आएगी तो नर्मदा नदी को भी हम ले सकते हैं। तो नर्मदा नदी क्या करती है? प्रायद्वीपीय भारत को, प्रायद्वीपीय भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर पर्वत श्रेणी की बात आएगी तो विंध्य भी आ जाता है। विंध्याचल जो पर्वत है ये भी 2 भागों में बांटता है भारत को, उत्तर और दक्षिण भारत के रूप में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे विभाजन की रेखाएं हमारे पास हो जाती हैं, ठीक हो गया। चलो फिर बात आती है हमारे पास, कौन सा आ जाएगा अगला क्वेश्चन? कौन सा आ जाएगा हमारे पास अगला क्वेश्चन? कौन सा आ जाएगा? कौन सा? 21। अच्छा, 21 का आंसर हो जाएगा सी। दलदली मिट्टी की अगर बात करते हैं, या जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? लेटेराइट, ठीक है। वैसे दलदली नहीं होनी चाहिए थी वो, पर लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी की विशेषता क्या होती है बताओ? लेटेराइट मिट्टी की विशेषता क्या होती है? ये मिट्टी कहां पर मिलती है ज्यादातर? लेटेराइट मिट्टी अधिक तापमान तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है, जहां पर वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो भारत का जैसे वेस्टर्न घाट, केरल हो गया, थोड़ा आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, यहाँ पर मिलती है। लेकिन इस लेटराइट मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा केरल में होता है। और लेटराइट मिट्टी में हमेशा किस प्रकार की कृषि की जाती है बेटा? बागवानी कृषि। इसीलिए केरल में मसाले, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, ये सब फल सब्जियां कहां पर होती हैं? केरल में। नारियल इसीलिए यहाँ पर होता है क्योंकि बागवानी कृषि जो है यहाँ पर की जाती है, ठीक है। चलो फिर हम लोग बात करते हैं किसका? कुंद्रेमुख। लोहे अयस्क इन 2 बंदरगाहों से निर्यात किया जाता है, बताओ जरा किन 2 से किया जाएगा? कुंद्रेमुख पहले है कहां ये बताओ? हाँ, कर्नाटक में, ठीक है। बी मार्मागोवा और मंगलोर, ठीक है। मंगलोर आपने देख लिया था, सीधा सीधा कलकत्ता होगा नहीं, कोच्चि इधर से होगा नहीं, कांडला गुजरात में होगा नहीं, सीधा मंगलोर कर्नाटक में है, मार्मागोवा गोवा के पास में है। तो हमने कहा इन बंदरगाहों से लोहे अयस्क जो है निर्यात किया जाता है, ईरान को भी निर्यात किया जाता है। कुंद्रेमुख क्यों है लोहे अयस्क बेटा यहाँ पर क्यों है? क्योंकि यहीं पर इन्हीं पहाड़ियों पर एक पहाड़ियां बाबा बूदन, कौन सी पहाड़ियां हैं? बाबा बूदन की पहाड़ियां, ध्यान रखना यहीं पर ही है कर्नाटक में। यही बाबा बूदन की पहाड़ियां जो है किस चीज के लिए फेमस है? लोहे अयस्क के लिए फेमस है, ध्यान रखना। और ये लोहे अयस्क मार्मागोवा मंगलोर बंदरगाह से जो है निर्यात किया जाता है, ईरान को भी, ठीक है, निर्यात यहाँ से किया जाता है। भारत की काली कपास की मिट्टी किस समूह से संबंधित है हमारे पास? ठीक है, किस समूह से संबंधित हो जाएगी बताओ? चेरनोजेम, ठीक है, किससे संबंधित हो जाएगी? चेरनोडेम से हम यहाँ पर संबंधित हो जाएगी। चेरनोजेम का अगर काली कपास मिट्टी की यानी काली मिट्टी की अगर बात करते हैं तो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है बेटा वो ज्यादातर कहां पर मिलता है? दक्कन के पठार पर। कहां कहां इस मिट्टी का विकास हमारे पास मिलेगा? तो महाराष्ट्र में मिलता है,
गुजरात में हमें मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत हमें आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र और तेलंगाना वाले क्षेत्र में भी मिलेगा, क्योंकि दक्कन का पठार 3 पठारों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। काली मिट्टी किस चीज की खेती के लिए उत्तरदायी होती है, तो कपास की खेती के लिए। इसी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण कैसे होता है, तो बेसाल्ट और डोलोमाइट, बेसाल्ट और डोलोमाइट की चट्टानों, बेसाल्ट और डोलोमाइट की चट्टानों के अपर्दन से इस काली मिट्टी का विकास होता है, ठीक हो गया। जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करेंगे बेटा, जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है वो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है। भारत में सर्वाधिक सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। कितनी, लगभग 43% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी भारत में कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी। यही जलोढ़ मिट्टी जब मैदानों में आती है तो 2 भागों में बंट जाती है। एक भाग को कहते हैं बांगर, दूसरे को कहते हैं खादर। बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाती है और खादर हमारे पास नवीन जलोढ़ मिट्टी हो जाती है, ठीक हो गया। सर्वाधिक विस्तार पर ये जलोढ़ मिट्टी में, यानी अगर हम कहें क्या होता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, जबकि चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी फसलें पाई जाएंगी, मतलब उगाई जाएंगी, तो धान, गेहूं, हमारे पास जूट, इस प्रकार की जो है फसलें उगती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो फिर बात आती है हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कहां पर कितना था हमारे पास, 914 हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना अनुसार बाल लिंगानुपात की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे पास कहां पर हो जाता है, शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में, सबसे कम हो जाएगा हरियाणा में। भारत में अगर हम और की बात करें तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात हमारे पास कहां पर है, केरल में, और सबसे कम हमारे पास कहां पर हो जाता है, हरियाणा में, हरियाणा में, ठीक हो गया। चलो और इस समय हमारा जो लिंगानुपात कितना है भारत का टोटल, नहीं 43, ठीक है, 943, ठीक है। निम्न में से कौन सा उद्योग भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता, हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ठीक है, उद्योग थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि थर्मल का मतलब ही क्या होता है, भाप, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। भारत में जैसे ताता पानी है, तपोवन है, मूर्खा घाटी है, ये इस प्रकार के लिए अभी चिन्हित किए गए हैं, किस चीज के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए। समझ रहे हो थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है, पढ़ा है, कैसे बताऊं इतने शॉर्ट में। देखो ऐसा एक डायग्राम से समझो, होता क्या बेटा, डायग्राम से समझो। चलो डायग्राम के लिए भी तो जगह नहीं, ये पानी है, छोटे से डायग्राम है, ये पानी है, पानी जैसे हमारे यहाँ तप्त कुंड है ना, गर्म प्राकृतिक, तो हमने क्या किया कि ये पानी है, जैसे हमने पानी को बोला कि पानी, ठीक है, पानी के लिए क्या किया हमने, इस भाप को हमने क्या किया, थर्मल पावर में पानी की आवश्यकता ज्यादा होगी, हमने कहा कि भाई इस भाप से हम क्या बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे। हमने क्या किया, यहां पर एक पाइप डाल दिया, इस पाइप से, चलो पहले मुझे ही बनाने दो, ठीक है। चलो ये पानी था, मैंने बहुत छोटे तरीके से समझाया, ठीक है, बनाने के लिए जगह ही नहीं है डायग्राम के लिए। ये पानी था, नीचे पृथ्वी के नीचे गर्म पानी है, भाप से हम एनर्जी बना रहे हैं ना, सबसे ज्यादा गुप्त उष्मा किसमें होती है, भाप में होती है, तभी हाथ जलता है। हमने कहा यहां से हमने पाइप डाला, इस पाइप से क्या हुआ बेटा, वो भाप कहाँ आया, ऊपर, क्योंकि गर्म गर्म एयर है, गर्म हवा की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमेशा कोई भी चीज गर्म है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर वो एयर है, जलवाष्प है, वाटर वेपर है, या पानी है, भाप है, गर्म अगर है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी चीज हवा अगर गर्म है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है बेटा, वो हमेशा कहाँ आती है, ऊपर की तरफ। और जब ऊपर की तरफ आएगा और हमेशा ऊपर की तरफ आती है और हमेशा फैलती है बेटा, हल्की होकर ऊपर आएगी तो हल्की होती रहती है और हमेशा फैलती है। ठंडी जो हवा होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, नीचे जाती है और नीचे जाकर हमेशा कंप्रेस्ड होती है, सिकुड़ती है, ये प्रॉपर्टी है इनकी। इसीलिए तो भूमध्य जो क्षेत्र है वहां पर हमेशा क्या रहता है, लो प्रेशर बेल्ट है, क्योंकि टेम्परेचर, भाई वो नियम पढ़ा है ना तुमने, टेम्परेचर इनवर्स इन प्रोपोर्शनल इक्वल्स इन प्रोपोर्शनल 1/प्रेशर, एक दूसरे के विरुद्ध क्रमानुपाती होंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर
घटेगा, प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ये सिचुएशन, अब देखो गर्म हवा है, प्रॉपर्टी कहाँ आएगी, ऊपर। हमने ये पाइप डाल दिया, पाइप से भाप आई, भाप से हमने यहाँ पर टरबाइन लगाई, घुमा, घूमेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक जनरेट होगा, एक चार्ज, एक ऊष्मा, एक विद्युत ऊर्जा निकलेगी। हमने बैटरियों में इसको संग्रहित किया, जैसा भी होता होगा, तार बाड़ लगाई, तार के माध्यम से, ये पोल्स के माध्यम से इसको संग्रहित कर दिया। अब इस पानी की क्या हो गया, वो पानी तो ऊष्मा तो खत्म हो गई, पानी हो गया ठंडा, ठंडा मतलब नॉर्मल। इस पानी को, क्योंकि अब फिर प्रॉपर्टी कहां जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। अब हमने उस पानी को फिर से दूसरे, क्योंकि पानी अगर हम सोखते रहेंगे तो पानी तो खत्म हो जाएगा एक दिन, प्लांट हमारा बेकार हो जाएगा। तो जो पानी बना भाप से, तो एनर्जी बन गई, भाप से क्या बन गया, वो पानी के फॉर्म में आ गया, और उस पानी को सीधे कहां डाल दिया, पाइप के माध्यम से। अरे कहां डाल दिया, फिर से वहीं जहां ये पानी था, और ये पानी फिर से क्या होने लग गया, उबलने लग गया। उबला हुआ पानी इधर, ठंडा पानी इधर, फिर नीचे जाके गर्म, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। तब वो पूछ रहा है कि किस उद्योग में भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो कौन सा उद्योग, इंजीनियरिंग में पानी ज्यादा नहीं चाहिए, कागज वाले में भी नहीं चाहिए, पानी तो वैसे सभी जगह चाहिए, पर सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल एनर्जी, इसी की ओर तो जा रहे हैं, क्योंकि ये नवीकरणीय है बेटा, ठीक है। चलो, चिल्का झील कहाँ स्थित है, अब ये तो बेसिक से हैं, कहाँ स्थित है चिल्का झील, उड़ीसा में। चिल्का झील हमने कहा किस प्रकार की झील का उदाहरण है, एक हमारे पास लेगुन झील का, ठीक है, तटीय झील है, उड़ीसा में है, लेगुन झील का उदाहरण हमें मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमने कहा कि उड़ीसा, चिल्का झील भारत की सबसे जो है, अगर हम खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील, वो भी कौन सी आ जाएगी, चिल्का झील ही आ जाती है। और अगर भारत में सीधा ऐसा है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, बताओ, सांबर झील। सबसे मीठी झील वुलर झील, सबसे ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील सिक्किम में, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील वो कौन सी हो जाएगी, चिल्का झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी, नहीं वो तो केरल में, पूर्वोत्तर भाग लोकटक झील, ठीक है, तैरता हुआ पार्क भी है, केमला नाम जाओ, ठीक है, हम ध्यान रखना। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कौन कौन, राजस्थान में पहले किस प्रकार की झील पाई जाती है बेटा, किस प्रकार की झीलें, प्लाया प्रकार की झीलें पाई, जो उन झीलों को प्लाया भी कहते हैं। प्लाया कौन बनाती है, हवाओं द्वारा निर्मित एक आकृति है प्लाया, ठीक है। तो राजस्थान में कौन कौन सी होंगी, सांबर झील, डीडीवाना झील, फतेह सागर झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, ठीक है, ये सब यही मिलेंगी। पुष्कर झील ये यही मिलेंगी। महाराष्ट्र में हमारे पास एक ही झील है, कौन सी फेमस जो है वो कौन सी है, लोनार झील। इसी लोनार झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है, एक ज्वारमुखी या क्रेटर झील का क्या हो जाती है, उदाहरण यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। चलो, किस बंदरगाह का भीतरी इलाका सबसे बड़ा है, कौन सा है, मुंबई, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास आ जाएगा, मुंबई सबसे बड़ा भी है, प्राकृतिक बंदरगाह भी है। कांडला की अगर बात करते हैं, कांडला बंदरगाह कहां पर स्थित है, गुजरात में बेटा। दो चीजें ध्यान रखना, कांडला बंदरगाह गुजरात में। पहली चीज ध्यान रखना है, 1964 से इसको व्यापार मुक्त क्षेत्र घोषित किया हुआ है, व्यापार मुक्त क्षेत्र, व्यापार मुक्त क्षेत्र घोषित किया हुआ है, ठीक है। दूसरा, इस कांडला भारत का, एक कांडला बंदरगाह ही भारत का क्या है, ज्वारीय बंदरगाह भी है, ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह भी है। कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय, हाँ बहुत बढ़िया। कांडला बंदरगाह का नाम हमने चेंज कर दिया था, तो उसका नाम रखा हमने कौन सा, दीनदयाल उपाध्याय। और अगर हम कलकत्ता वाले की बात करेंगे तो उसमें उसका नाम बदलकर हमने क्या कर दिया है, अरे अभी बताया था जो हमने, कौन सा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। चलो, फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 28। बताओ जरा, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को सिरसा सूरी मार्ग भी कहा जाता है, बताओ जरा, फटाफट बताने हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, इतना सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए भाई, इन वालों में तो विशेषकर भाई, मेरे अकॉर्डिंग राष्ट्रीय राजमार्ग 1, ठीक है, सिरसा सूरी मार्ग था। इस राष्ट्रीय राजमार्ग जब बना था सिरसा सूरी ने, उस समय इसका नाम क्या हुआ करता था, सड़क ए आजम हुआ करता था। तो सिरसा सूरी ने उसकी मरम्मत कराई बेटा। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आए तो वहां पर एक हमारे पास गवर्नर जनरल हुआ जिसका नाम था ऑकलैंड। इसी ऑकलैंड के समय में इसका नाम क्या रखा गया, पहले, इससे पहले राष्ट्रीय राज क्या, ग्रीन सॉरी हमारे पास कौन सा, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है इसका नाम रखा गया। बाद में जब हम आजाद हुए, हमने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए, तो उसका नाम क्या रखा गया, राष्ट्रीय राजमार्ग वर्ग में जो है इसको रखा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। हमारे पास राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा हमारे पास, 44। सबसे छोटा हमारे पास क्या है, तो दो है बेटा हमारे पास, 966 बी और 327 बी, दो है हमारे पास। अब जो भी आए
ठीक है, एक बंगाल में है, एक कहां पर है, केरल में। ठीक हो गया। हमने फिर ऑड इवन थ्योरी भी चलाई, हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट हमने किया। ठीक है, तो ईस्ट और वेस्ट यानी ईस्ट और वेस्ट जो गलियारा है उसको हमने जोड़ा है 3300 किलोमीटर से, और हमारे पास ईस्ट वेस्ट हो गया। नॉर्थ और जो साउथ का गलियारा है उसकी वो लंबाई है बेटा 4000 किलोमीटर। ईस्ट और वेस्ट मतलब पश्चिम से पूर्व, पश्चिम में पोरबंदर से लेकर हमारे पास कहां पर है, हमारे पास अरुणाचल में हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास नॉर्थ में यानी श्रीनगर से होकर हमारे पास कहां पर हो जाता है, नॉर्थ से साउथ, हाँ नॉर्थ से साउथ हमारे पास हो जाएगा कहां पर, कन्याकुमारी। ठीक है, चलो तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो 29 की अगर बात करते हैं, कौन सा आंसर किया बताओ? 29 का आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी हजारीबाग हमारे पास किस चीज के लिए फेमस है, हजारीबाग बेटा। ठीक है, हजारीबाग हमारे पास किसके लिए है, अब्रक के लिए फेमस हो जाएगा। नेवली किसके लिए हमारे पास फेमस है, लिग्नाइट के लिए। नेवली हमारे पास किस चीज के लिए, लिग्नाइट के लिए, और लिग्नाइट हमारे पास कहां पर हो जाता है, ये तमिलनाडु में। ठीक हो गया, लिग्नाइट प्रकार का कोयला। झरिया अगर हम कहें तो किस चीज के लिए, कोयला के लिए। झरिया कहां पर है, झारखंड, जौ से झरिया, जौ से झारखंड। राउरकेला हमारे पास किसके लिए हो जाता है, ठीक है, ब्राह्मणी नदी के किनारे पर है राउरकेला। ठीक है, हमने किसके, जर्मनी की सहायता से इसको लगाया था। ठीक है, चलो तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, कोयले में अगर लिखना है तो कोयला हमारे पास जैसे उड़ीसा का तलचर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल का कौन सा हो जाएगा, रानीगंज होगा, सिंहरौली हो जाएगा, कोयला उत्पादन के लिए हो जाएंगे। लिग्नाइट है, अब्रक, अब्रक में लिख रहे हो क्या, अब्रक में कोडरमा, कोडरमा ये भी झारखंड। ठीक है, ये किस चीज के लिए, अब्रक के लिए। ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला भारत में जम्मू कश्मीर में मिलता है बस केवल। ठीक है, और ये लिग्नाइट प्रकार का कोयला कहां मिलता है, हमें केवल नेवेली में मिलता है बेटा, तमिलनाडु में बस। ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला, या विश्व में सबसे ज्यादा कोयला किस प्रकार का कोयला मिलता है हमारे पास, बिटुमिनस प्रकार का, सबसे ज्यादा बिटुमिनस प्रकार का। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही मिलता है। ठीक है, छोटा नागपुर या हमारे पास दामोदर नदी घाटी में। गिरिवन किसके लिए प्रसिद्ध है हमारे पास, शेर अभ्यारण्य के लिए। ठीक है, शेर के लिए। चलो फिर अगला अगर हम और देखेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी कौन से नाम लेती, किस नदी, ब्रह्मपुत्र मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है बताओ, हाँ जमुना। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी कौन सा हो जाएगा, जमुना। देखो बंगाल की खाड़ी में जो ब्रह्मपुत्र नदी है तुम्हारे पास पानी है किसी पास, ब्रह्मपुत्र में जो नदी है हमारे पास किस नाम से जानी जाती है, जमुना नाम से। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत भी ना ठीक ना कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जरा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताओ तब तक जरा, कहां से निकलती है, कहां क्या रूट है, क्या क्या सहायक नदियां हैं। अरे कोई बात नहीं, बोलोगे, मैं अपना थोड़ी रिवीजन कर रहा हूँ, बोलोगे नहीं जब तक चलेगा नहीं। गलत है कोई दिक्कत नहीं, बताओ बताओ, हाँ कहां से गलत है कोई दिक्कत नहीं, मैंने गलत के लिए कभी बोला कुछ, हाँ तब गलत बोलो कोई दिक्कत, तभी भाई दोबारा ना कोई आपसे पूछेगा तो दोबारा गलत नहीं बोलोगे कभी भी नहीं, क्योंकि जो चीज एक बार हम गलती करते हैं ना तो दोबारा वो गलती करेंगे तो याद आ जाता है, यार पिछली बार ऐसा ऐसा हुआ था, ये काम नहीं करना। ठीक है, हाँ बोलो कोई बात नहीं, जितना आता है चलो, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जितना आता है। हाँ सांगपो, बहुत बढ़िया, हाँ, ऐसे ही तो याद आएंगे, बताओ बताओ, और जो याद आ रहा है। असम से ऊपर तो ये लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, हाँ बताओ। थैंक यू, हाँ बताओ और क्या होता है। देखो अब वो तो पूरा डायग्राम बताना तो संभव नहीं है। देखो होगा क्या इस कंडीशन में, इधर बताऊं मैप में बताना है। देखो होगा क्या इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ पर है ना ये तिब्बत वाली, ये है मानसरोवर झील, यहीं पर है बेटा एक ग्लेशियर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के ध्यान रखना वेस्ट वाले भाग से क्या निकलेगी, सिंधु नदी, और इसके ईस्ट वाले भाग से क्या निकलेगी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है,
इसी चेमायुलुंग ग्लेशियर के निकलते हुए जब आगे आती है तो बहती है तिब्बत में। जब ये तिब्बत में बहती है तो इसका नाम क्या हो जाता है बेटा, सांगपो। ठीक है, जब ये यहाँ से आगे बहती है, बहते हुए भारत में सीधे अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा पर्वत पर एक गार्ज का निर्माण, क्योंकि पूर्ववर्ती नदी है गार्ज बनाएगी, तो कोरबा गार्ज का निर्माण करती है और करने के बाद सीधे अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, जहां पर इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। दो नाम हो गए, ठीक है, सांगपो और दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही ये एंट्री करेगी, ठीक है, तो हमारे पास फिर आती है बेटा असम में। अरुणाचल प्रदेश से होती हुई कहां पर आती है, असम में। असम में यहाँ पर लोहित और दिबांग नाम की दो सहायक नदियां मिलती हैं लेफ्ट साइड से। ठीक है, इसीलिए लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। खून का पर्यायवाची एक क्या होता है, लोहित। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई यहां से पाई जाती, फिर ये असम में आएगी। असम में किस नाम से, जब इसमें दिबांग और लोहित नदियां मिलती हैं तब क्या होती है, ये तब क्या बनती है, ब्रह्मपुत्र। और सबसे ज्यादा एरिया इस नदी का कहां पर है, असम में है सबसे ज्यादा। और असम में ही किसका निर्माण करती है बेटा, ये माजुली द्वीप समूह का। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है माजुली, यहाँ पर आती है। और यहाँ पर एक घाट है बेटा, इसी पासी घाट पर। कौन सा, पासी घाट, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे ही आएगी तो इसी पासी घाट पर ये बना देती है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है तो इसमें कौन सी नदियां, जैसे मानस होगी, सुबनसिरी, धनसिरी, ठीक है, रंगा, मानस, ऐसी नदियां, लोहित, दिबांग, ऐसी नदियां यहाँ से आगे बढ़ती हुई आती हैं। ठीक है, और बांग्लादेश में, ठीक है, लास्ट में असम से ये फिर कहां पर चली जाती है, पासी घाट पर तो ये मिलती है ब्रह्मपुत्र में। और वेस्ट बंगाल में एक घाट है बेटा, उस घाट का नाम है धुबरी घाट। धुबरी घाट से ये भारत से बाहर हो जाती है और एंट्री करती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में फिर किस नाम से जानी जाती है, जमुना नाम से। अब जैसे ही जमुना नाम से जानी जाने लगेगी, तब तक इधर से एक नदी आ रही है गंगा बांग्लादेश में, जिसका नाम क्या है, पद्मा। और दोनों आगे जाकर मिलती हैं तो बराक नदी की एक सहायक, इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है मेघना। और मेघना नदी जब इन दोनों में मिलती है तब जाकर गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा जब बन जाती है, तब उसका नाम क्या होता है बेटा, मेघना। और मेघना नाम से आगे बढ़ती है और फिर गिरती है बंगाल की खाड़ी में, चापा आकार का डेल्टा बनाती है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र या सुंदरवन के डेल्टे का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक हो गया, गंगा तो नहीं है इसमें कहीं लिखा हो, नहीं, केवल ब्रह्मपुत्री है ना, तो फिर कौन सा हो जाएगा, जमुना। ठीक है, चलो इनमें से कौन भारत में नीली क्रांति के लिए है, बताओ। चलो क्रांतियां तो अभी जो सिंपल सिंपल प्रश्न है बेटा उनको तो खुद ही देखो। नीली क्रांति से संबंधित है कौन सा, मछली कहाँ होती है, पानी में। पानी का रंग कैसा होता है, वैसे तो पानी का कोई रंग नहीं होता, पर हम दिखने का कैसे दिखता है, नीला, नीली क्रांति। ठीक है, बागवानी जैसे हमारे पास है, बागवानी से कौन सी क्रांति संबंधित है बताओ जरा, 32 देखो खुद ही। स्वर्ण क्रांति हमारे पास कहाँ हो जाएगी, स्वर्ण क्रांति हो जाएगी। ऐसे इन क्रांतियों को याद रखना, हाँ ठीक है, क्रांति जरूर याद कर लेना सारी की सारी। ठीक है, सबसे जैसे हरित क्रांति हुई हमारे पास, बागवान के श्वेत क्रांति हुई हमारे पास, ठीक है, नीली क्रांति हुई। कौन सा जूट उत्पादन में समृद्ध है, हमने कौन सा, पश्चिम बंगाल, ये आंसर हो जाएगा। जूट उत्पादन में बेटा पश्चिम बंगाल का भारत में क्या है, सबसे ज्यादा स्थान जो है भारत का यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, फिर हमने कहा कौन सा भारतीय राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देखो कपास आपको पता होना चाहिए था कि कपास कहां पर उगता है। देखो कुछ क्वेश्चन ना लॉजिक से भी सॉल्व होते हैं, अगर आपको आंसर नहीं पता ना, और आपने बस खाली क्वेश्चन को आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, एक बार सुना हुआ होना चाहिए। कपास की खेती किस चीज के लिए होती है बेटा, कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में होती है। ठीक है, काली मिट्टी में होती है। अब लगाओ काली मिट्टी कहाँ कहाँ मिलेगी इसमें से, बताओ जरा, तब कैसे इवन आउट करोगे, छांटोगे कैसे, बताओ। देखो काली मिट्टी यानी दक्कन का पठार का क्षेत्र, और दक्कन के पठार में आंध्र प्रदेश तो आता है, क्योंकि तेलंगाना का क्षेत्र आता है, तेलंगाना का पठार उसमें मिलता है, लेकिन यहाँ मिलेगी नहीं। मध्य प्रदेश तो दूर दूर तक नहीं, हालांकि वो टच करता है लेकिन कहीं नहीं है। इन दो में फंस जाओगे बेटा, फिर तब लगेगी तुम्हारी किस्मत, किससे मारते, क्यों, क्योंकि कपास के उत्पादन में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का क्या रहता है, वो बदलते रहे, क्योंकि हर साल आती है रिपोर्ट, वो बदलते रहे, स्विच करते रहते हैं। तो ज्यादातर अगर हम देखें सबसे बड़ा उत्पादक ज्यादातर देखें तो कौन रहता है हमारे पास, गुजरात, काठियावाड़ का जो मैदान है गुजरात का लगा हुआ, ये ना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ये मैदान है जो ये वाला क्षेत्र, ये यहाँ होता है सबसे ज्यादा। ठीक है,
तो हमारे पास वो गुजरात हो जाएगा। वैसे महाराष्ट्र भी रहता है पर वो स्विच करने रहते हैं, ठीक है। चलो, भारत की दक्षिणी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे दक्षिणी कौन सी है बताओ, मैंने तुम्हें पढ़ा भी रखा है एक बार, कौन सी है, कार्डेमम, या जिसको हम क्या कहते हैं, इलायची। होगा क्या देखो, अरे यार इसमें ठीक है, इसमें होगा क्या, ठीक है देखो, हमने कहा आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा बढ़िया। यहां से क्या आता है बेटा, वेस्टर्न घाट, इधर से क्या आता है, ईस्टर्न घाट। दोनों कहां पर मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी पर। नीलगिरी पर मिलेंगे तो यहां पर आती है सबसे पहले नीलगिरी, इनका क्रम भी है नीलगिरी, नीलगिरी के बाद आती है अन्नामलाई, उसके बाद आती है बेटा कार्डेमम, और कार्डेमम के बाद सबसे निचली एक पहाड़ी आती है जिसको हम कहते हैं नागरकोयल। लेकिन मुख्य भूमि पर हमारी जो सबसे लास्ट होती है वो कार्डेमम होती है, जिसको हम इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखना। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट दोनों आकर कहां मिलते हैं, नीलगिरी पर, और तब वो एक श्रृंखला में होकर आगे चलती है, ठीक है। नीलगिरी, हमने कहा कि अन्नामलाई, अन्नामुदी दक्षिण भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी। फिर हमने नीलगिरी पढ़ा, दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और नीलगिरी पर, ठीक है, इसी कार्डेमम की अगर हम बात करें ना, ये केरल वाले क्षेत्र में, इसमें एक मोपला जनजाति यहाँ पर रहती है केरल में, जिसने मोपला विद्रोह भी किया था, ठीक है, वो मोपला जनजाति यहाँ पर रहती है, ठीक हो गया। नीलगिरी नालामलाई तो हमारे पास तमिलनाडु में हो जाएगी। चलो, दिल्ली सल्तनत, अच्छा अब आगे हुए, चलो ज्योग्राफी खत्म, अब आते हैं जरा हिस्ट्री पर। अब बताओ जरा, हिस्ट्री में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। बताओ जरा कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया, मोहम्मद बिन तुगलक। तभी तो कह रहा हूं मैं, आज के नंबर में कम से कम 75 प्लस नंबर होने चाहिए। सिंपल सिंपल से प्रश्न है, कोई लॉजिकली भी नहीं है। दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जिसको हमने किस नाम से जाना था, राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक जब आया तो 5 काम किए थे, दोआब कर क्षेत्र में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खारशिल अभियान, और एक और कौन सा था, कराची अभियान, ठीक है। तो उनमें से एक था दिल्ली से दौलताबाद, इसने राजधानी जो है चेंज यहाँ पर की थी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, अच्छा चलो आगे करते हैं, आगे क्वेश्चन है उसके, ठीक है। चलो, पानीपत की लड़ाई की अगर हम बात करते हैं, अरे यार ये नहीं मिलेंगे, चलो देखो, गयासुद्दीन तुगलक, हमने कहा था बहुत सारे काम किए, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने, यानी गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। डाक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाला, ठीक है, यही हो जाएगा। नहरों की शुरुआत करने वाला भी यही हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक हो गया। फिर हमने कहा कि फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक तो बहुत बड़ा है बेटा, पीडब्ल्यूडी यानी सार्वजनिक विभाग की स्थापना करेगा, 1200 बाग लगाएगा, ठीक है। फिरोज तुगलक सिंचाई नाम, सर्व नाम का एक सिंचाई कर लगाएगा, 5 बड़ी नहरों का निर्माण करेगा, ठीक है, 1300 ग्रंथों का अनुवाद भी कराएगा, ठीक है। ये सैनिकों को वंशानुगत कर देगा, पेंशन व्यवस्था की शुरुआत कर देगा, दारुल सफा एक खैराती दवा खाना बना देगा, दीवान ए बदगान एक दासों का विभाग बना दे, बहुत विभाग करेगा फिरोज शाह तुगलक, तो रात हो जाएगी हमें इसके बारे में, ठीक है। चलो, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी, किसके बीच लड़ी गई थी, इब्राहिम लोदी के बीच बेटा, ठीक है। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। कहानी हमने पढ़ी हुई है कि दोनों ने क्या किया, लोदियों, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, दिवाकर, ठीक है, राणा सांगा, इन सब ने किसको बुलाया, बाबर को निमंत्रण दिया, बाबर आया, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी ने जब हारा तो पानीपत के युद्ध में पहली बार तोपखानों का प्रयोग किया गया, जो युद्ध की तुगलमा नीति उसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। हमने उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया, ठीक है। फिर हमने कहा और क्या हुआ, तो इसी पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी और इसका एक दोस्त जिसका नाम था विक्रमजीत, ग्वालियर का राजा हुआ करता था, उसने साथ दिया, दोनों इसमें मारे गए, ठीक है। और बाबर ने 1526 में दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर मुगल डायनेस्टी की शुरुआत की। वहीं अगर हम बात करते हैं राणा सांगा की बेटा, तो राणा सांगा के साथ कौन सा हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में, राणा सांगा को भी मार दिया। सिकंदर लोदी की बात करें, सिकंदर लोदी ने क्या किया था बेटा, जो मेन क्वेश्चन है, 1504 में आगरा शहर की स्थापना की, 1506 में इसको अपना क्या बना दिया, राजधानी बना दिया। सबसे पहले इसने खाद्यान्नों से क्या कर दिया, चुंगी कर को हटा दिया, ठीक है। इसने भूमि मापन की क्या बनाई एक, ठीक है, ना सन की डंडी, सन की डंडी तो शीर्षासुरी है, ठीक है। इसने क्या किया, सिकंदर लोदी ने क्या, हाँ, तो इसने एक भूमि मापन का पैमाना बनाया, बहुत सारे काम इसने
लोगों के क्या किए, मंदिरों को तुड़वाकर उनके मूर्तियों को तोड़कर लोगों को बट्टे बनाने के लिए कसाईयों को दे दिए। संत महिलाओं को संत और पीर बाबाओं की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से सिकंदर लोदी ने बात। बहलोल लोदी की बात करें तो इसने जो सरकी वंश का शासक था, कौन सा, हुसैन शाह, इसको पराजित किया था। और इसके शासनकाल की सबसे बड़ी जो एक विख्यात चीज है वो कौन सा है, सरकी वंश का इसने क्या कर दिया था, अपने उसमें मिला दिया था। ठीक है, चलो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था बेटा, अकबर ने। कब कराया था, 1500 कहीं 73 लिखा हुआ है, कहीं पर 74 भी लिखा हुआ है। ठीक है, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा कब बनाया था बेटा, दो चार चीजें और इसके बारे में। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कब, गुजरात विजय के बाद। गुजरात विजय कब हुई थी, 1572 में। ठीक है, इसी गुजरात विजय को स्मिथ ने, इसी गुजरात विजय को स्मिथ ने, एक इतिहासकार थे, उन्होंने क्या कहा था, गुजरात विजय को अकबर का द्रुतगामी अभियान भी कहा था। वो मैंने सब बढ़ा रखे हैं तुम्हें। ठीक है, गुजरात अभियान में ही सबसे पहली बार अकबर ने समुद्र देखा, पहली बार विदेशियों से मिला, पहली बार पुर्तगालियों से मिला, और विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी के गेट पर एक बहुत बड़े दरवाजे का निर्माण किया 1573 या 74। ठीक है, ज्यादातर किताबों में कौन सा आता है, 74 ही है, पर 3 भी लिखा हुआ है कहीं कहीं। तो बुलंद दरवाजा उसको कहा जाता है। ठीक है चलो, गढ़वाल के किस पंवार शासक ने 52 गढ़ों किलों को एकजुट किया था, परसों ही हमने बात की थी, किसने, अजय पाल ने। ठीक है, 52 गढ़ों को एक कर गया अजय पाल ने। गढ़वाल का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हमने कहा इसी ने राजधानी को परिवर्तन किया बेटा, कहां से, चांदपुर गढ़ से कहां लाया, श्रीनगर लाया 1817 में। इसी ने क्या किया था, धूली पाथा की वो की। ठीक है, पहली बार चंदों से, कीर्तिचंद के साथ पहली बार चंदों के साथ युद्ध करने वाला भी पहला यही है। इसको 84 सिद्धों में से एक सिद्ध माना गया। नाग पंथ का ये क्या बना था, बाद में अनुयायी भी बना था। ठीक है, ध्यान रखना। तो अजय पाल ने ये किया था बेटा। ठीक है, चलो फिर अब कनकपाल की अगर बात करते हैं तो कौन सा था, संस्थापक की अगर बात करते हैं, चांदपुर गढ़ को राजधानी में संस्था का आ जाता है हमारे पास। महिपति शाह की अगर बात करें, ध्यान रखना इसके क्वेश्चन आया हुआ, 3 बार तिब्बत पर आक्रमण किसने किया था, महिपति शाह ने। श्रीनगर में क्या केशवराय मठ का मतलब बनाया इसने श्याम शाह के शासनकाल में। सबसे वृद्ध, सबसे अधिक उम्र में बनने वाला पंवार शासक वो भी कौन है, महिपति शाह ही है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था प्रद्युमन शाह, खुड़बड़ा का युद्ध होगा प्रद्युमन शाह के। प्रद्युमन शाह दोनों जगह राज करने वाला पहला शासक भी है पंवार का, जिसने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों का शासक बना प्रद्युमन शाह। ठीक है, और फिर ये प्रद्युमन शाह जब आया हमारे पास, और फिर 1804 में क्या हो गया, खुड़बड़ा मोहल्ले में, खुड़बड़ा युद्ध में इसको ये वीर गति को क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, चलो मंस इस 100 नहीं है। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा कर दी गई थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर के द्वारा। मनसबदारी प्रथा जात और सवार में डिवाइड हुआ करती थी। ठीक है, और मनसबदारी प्रथा को शुरुआत किसने की थी, अकबर के द्वारा शुरू कर दी गई थी। चलो 41, आईने अकबरी के लेखक कौन, ये तो बहुत सिंपल सिंपल से बेटा। आईने अकबरी के लेखक कौन हो जाता है, कौन हो जाता है, अबुल फजल। ये अबू फजल वही है जो भाई इसका जो दीन इलाही जो धर्म था उसका मुख्य पुरोहित था, ये अबुल फजल, ध्यान रखना। ठीक है, फैजी की बात करें तो इसी का भाई हुआ करता जो इसका कवि था। बीरबल की बात करते हैं तो ये भी इनके नवरत्नों में से एक था। राजा की उपाधि जो है इसको प्रदान की थी अकबर ने बीरबल को। ठीक है, और यूसुफ जाही युद्ध को मतलब दबाने के लिए गया और उसी दंगों में बीरबल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बीरबल का वास्तविक नाम की अगर बात करते हैं तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या था बेटा, क्या था, महेश दास। ठीक है, किस मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी, तो किसने की थी, औरंगजेब ने। ठीक है, शाहजहां क्या था, खुर्रम था। एक युद्ध में जो है जाने के बाद इसको शाहजहां की उपाधि दे दी थी, ध्यान रखना, दक्षिण अभियान जीतने के बाद। ठीक है, अकबर ने भी बादशाह गाजी की उपाधि दी, बादशाह अकबर बादशाह गाजी की उपाधि जो है अकबर ने धारण की। लेकिन आलमगीर जिसको कहा गया है, तो ये कहा गया है वही शाहजहां की अगर बात करते हैं तो इसने विश्व विजेता, किसकी, विश्व विजेता की उपाधि भी जो है इसने यहाँ पर धारण की थी। ठीक है, चलो हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो किसमें लड़ा गया था, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, किसके बीच में, राणा प्रताप और अकबर। अकबर की तरफ से कौन था, मान सिंह। ठीक है, इन्होंने युद्ध लड़ा और हल्दी घाटी के युद्ध में उनको पराजित कर दिया। 1556 की अगर बात करते हैं, कौन सा युद्ध हुआ था 1556 में, बताओ, हाँ, पानीपत का सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, किसके बीच में, अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजयी हुआ, हेमू जो है यहाँ पर पराजित हो जाता है। ठीक है, और
हाँ ठीक है, वो तो 1565, ठीक है। फिर 1581, चलो छोड़ो। हल्दी घाटी का युद्ध यहाँ पर हो जाए। फिर अगला, औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? गुरु तेग बहादुर, सिखों के जो 9वें गुरु थे, औरंगजेब ने इनको फांसी पर चढ़ा दिया था, ठीक है। अर्जुन देव की बात करें, अर्जुन देव पहले सिख गुरु थे जिसमें खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी दे दी थी। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, ठीक है। हरगोविंद, ध्यान रखना, हरगोविंद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, सिखों को एक किया, एकीकरण करने का काम किया और उनको सैन्य रूप में ढालने, यानी सिखों की सेना बनाई थी हरगोविंद। अकाल तख्त का निर्माण किया था हरगोविंद ने। वहीं गुरु गोविंद सिंह की अगर बात करें, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए। इन्होंने खालसा पंथ, वैसाखी के दिन खालसा पंथ की सिखों के लिए 5 चीजें अनिवार्य कर दी गई गुरु गोविंद सिंह ने। इन्होंने गुरु पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। कहा कि गुरुवाणी ही या गुरु ग्रंथ साहिब ही क्या होगी, अब गुरु का कार्य करेगी। जो मुख्य मुख्य चीजें हैं। कुमाऊं का कौन सा चंद शासक अकबर के समकालीन था, ठीक है। तो भाई वैसे ठीक था, ठीक है। तो हमारे पास चंदों की अगर बात आई तो हमारे पास कौन सा हो जाता है, रुद्रचंद, ठीक है। इफ्का युद्ध में हुसैन खान टुकड़िया को हराया 1588 ईस्वी में। ये लाहौर में मिला था बेटा, किससे मिला था, लाहौर में अकबर से मिला था। अकबर ने इसको रुद्रचंद को एक उपाधि दी थी, कौन सी, वैसे टाइम पे मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है। बहादुर, ठीक है। फिर हमने कहा लक्ष्मी चंद, सोमचंद संस्थापक आ जाता है, बाज बहादुर चंद, बहुत सारे काम किए। चलो, अष्टप्रधान किसके मंत्रियों की परिषद हुआ करती थी? तो शिवाजी के शासन में 8 जो मुख्य परिषद थे अष्टप्रधान की हुआ करती थी। कृष्णदेव के राय में के शासनकाल में भी थे बेटे, ध्यान रखना। वो अष्टप्रधान क्या थे हमारे पास, अष्टप्रधान नहीं क्या थे हमारे पास, क्या हुआ करते थे वो, हाँ क्या हुआ करते थे, अष्टदिग्गज। यानी तेलुगु भाषा के जो 8 कवि थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, जिनको अष्टदिग्गज कहते थे। अकबर के दरबार में जो लोग रहते थे उन्हें क्या बोलते थे, नवरत्न कहते थे। इन्हीं नवरत्न, इसी के आधार पर फतेहपति शाह ने गढ़वाल में 9 रत्न रखने की प्रथा जो अपनाई, वो फतेहपति शाह ने ही अपनाई थी, ध्यान रखना। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाई थी, अभी हमने पढ़ लिया, किसने बनाई थी बेटा, शेरशाह सूरी ने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का क्या किया था, निर्माण किया था, ठीक है। सड़क आजम उस समय उसका नाम हुआ करता था। गढ़वाल में श्रीनगर शहर की राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। तो परमार वंश की कौन लेकर आया था, कौन लेकर आया था 1817 में, कौन लाया था, अजय पाल लेकर आया था चांदपुरगढ़ से श्रीनगर। फिर हमने कहा कि चंदों की राजधानी 2 ही हुआ करती थी बेटा, चंपावत हुआ करती थी और दूसरी कौन थी, अल्मोड़ा, बालो कल्याण चंद, ठीक है। कत्यूरियों की अगर बात करते हैं तो कत्यूरी बैजनाथ वाला जो क्षेत्र हो जाता है वहां पर हो जाएगी। गोरखों की तो सभी जगह, गढ़वाल में भी रही और कुमाऊं में। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी बेटा? जितने भी ये लोग हैं सब किसके समकालीन हुआ करते थे, अकबर के समकालीन हुआ करते थे। कोहे नूर हीरा किस खदान से निकाला गया था, किस खदान से, गोलकुंडा। कोहिनूर हीरा जब हमने कहा कि भाई कौन था, प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। गोलकुंडा में जब हुआ तो प्रताप रुद्रदेव था। जब किसने आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, कौन सा, मलिक काफूर। तो उसी को सबसे पहले क्या दिया था, कोहिनूर हीरा भेंट दिया था प्रताप रुद्रदेव ने। और जो उसने किसको भेंट कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी को। तो किस खान से, गोलकुंडा पर जब आक्रमण किया था, ठीक है। चलो 51, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बताओ जरा, कौन सा, हरिहर और बुक्का। यहाँ पर प्रथम भी कर देना, हरिहर और बुक्का प्रथम यहाँ पर हो जाता है। कब, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर, तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। अगर कभी आया किसके शासनकाल में हुई थी बेटा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। देवराय प्रथम की अगर बात करते हैं तो इसी में से हमारे पास रहा, ठीक है। संगम वंश में सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए वो कौन सा है, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है तुलुक वंश का संस्थापक था और बाबर ने अपनी आत्मकथा में विजयनगर के इसी शासक की चर्चा की है। इसको भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है, ठीक हो गया। फिर हमने बहुत सारी चीजें हैं कृष्णदेव राय में। दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया, एक धार्मिक आंदोलन था। 1581 में किसने किया था हमारे पास, अकबर के द्वारा। एक धर्म नहीं था बेटा, ना वो धार्मिक आंदोलन था, एक विचारधारा थी, पहली बात तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलाया था, हाँ किसने चलाया था, इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया गया। इल्तुतमिश ने और क्या किया,
तो इल्तुतमिश ने तांबे का टंका, चांदी का टंका, तांबे का जीतल चलाया। टकसाल पर जो है यानी उन सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाया। इसके सिक्के पश्चिमी देशों के समान हुआ करते थे, अरबी देशों के सिक्कों की भांति इसने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। ठीक है, यह बलबन ने भी भाई इसी के सिक्के चलते रहे। बस ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी क्या नहीं चलाए, कोई सिक्के नहीं चलाए। कुतुबुद्दीन ऐबक जब बैठा, गुलाम का संस्थापक भी माना जाता है। चौवन खेलते हुए 1210 में मर गया। मलिक और सिपाही सालार की उपाधि धारण की। बलबन की बात करते हैं तो बलबन ने कौन सी उपाधि? नियवत ए खुदाई और जिले इलाही, दो उपाधियां धारण की। राजत्व का सिद्धांत चलाने वाला पहला व्यक्ति भी यही है। लोह एवं रक्त की नीति चलाने वाला पहला व्यक्ति भी यही है। सिजदा और पाबोस जो ईरानी प्रथा थी उसको शुरुआत करने वाला भी बलबन है। ठीक है, नवरोज त्योहार को शुरू करने वाला, हाँ, नवरोज त्योहार प्रथा को शुरू करने वाला वो भी कौन है? यही बलबन। ठीक है, मुगल बादशाह को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। किसको कहते हैं राजकुमार? निर्माताओं का राजकुमार। ठीक है, शाहजहां को। ठीक है, 54 का हो जाएगा बी। गोरखाओं ने कुमाऊं को किस वर्ष पराजित किया था? अब समझाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। किस वर्ष पराजित किया था कुमाऊं पर? 1790 में। कौन सा युद्ध हुआ था बेटा? हवाला बाग। ठीक है, हवाला बाग के युद्ध में महेंद्र चंद्र को यहाँ पर हरा दिया था। किसने? हमारे पास हसदर चौधरी ने। ठीक है, और फिर कुमाऊं पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद फिर कब प्राप्त हुई? कुमाऊं गढ़वाल पर कब हुई बेटा? गढ़वाल पर अगर हम देखें तो कब हुआ? 1804 में खुड़बुड़ा का जब युद्ध हुआ तो इस पर गढ़वाल पर विजय प्राप्त कर ली। 1815 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक संधि होती है। कौन सी? संगोली की संधि होती है। ठीक है, और भाई संधि को जब नहीं माना गया, इन्होंने बाद में मानने से मना कर दिया, तो पूर्ण रूप से कब होती है? 4 मार्च 1816 को गजराज जो मिस्र है, ठीक है, पूर्ण रूप से मानने को तैयार हो जाते हैं। और भाई दो भागों में बढ़ जाता है, एक टिहरी रियासत और दूसरा कौन सा? ब्रिटिश भारत, जहां पर कुमाऊं कमिश्नरी जो है वहां पर शुरू हो जाती है। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी बेटा? इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रणाली की जो है शुरुआत कर दी। इक्ता प्रणाली को संस्थागत किसने बनाया? संस्थागत अगर आएगा ना बेटा, संस्था को अगर ऐसा आया, ठीक है, तो फिर तो संस्थागत हो जाएगा, तो फिर आंसर तब फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा अगर संस्थागत बनाया होगा। ठीक है, हमने कहा कि भाई शुरुआत अगर देखो संस्थागत है तो तब फिरोज शाह तुगलक है। अगर कभी ऐसा आया कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की, इक्ता प्रणाली की शुरुआत अगर आएगा तो फिर कौन सा हो जाएगा? इल्तुतमिश आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरबी इक्ता क्या थी? एक प्रकार की भूमि होती थी। सैनिकों को उनके वेतन के बदले दी जाने वाली जो भूमि होती थी उसको क्या बोलते थे? इक्ता बोलते थे। ठीक है, ये प्रणाली इल्तुतमिश ने शुरू की बेटा। खत्म किसने की? खत्म किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोबारा से वापस से इसको किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन वो इक्ता प्रथा की हमारे पास नहीं है। ठीक है, हालांकि कई जगह पर यह भी आता है, कई जगह पर यह भी आता है बेटा कि इक्ता प्रणाली को अगर हम देखें ना तो वंशानुगत, अब ये समझ में ये नहीं आ रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक है कि क्या है। अगर संस्थागत आएगा, वंशानुगत आएगा ना, तो फिर आंसर बलबन हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, देखो इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। उसको संस्था मतलब उसको वंशानुगत किसने बना दिया? इक्ता प्रथा को बलबन ने। खत्म किसने कर दिया? इल्तुतमिश ने। दोबारा से किसने शुरू कर दिया? खत्म किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और वापस कौन लेकर आ गया? फिरोज शाह तुगलक। हालांकि इसने जागीरदारी प्रथा की शुरुआत की थी फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन हम इसी प्रकार को इसको मानते हैं। ठीक हो गया। तुजू के बाबरी किसकी है? तुजू के बाबरी किसकी है? बाबर की। तुर्की भाषा में लिखी हुई, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, किस नाम से? बाबरनामा। उत्तराखंड के किस मध्यकालीन शासक ने मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में दौरा किया था? शाहजहां में। वो कौन सा हो जाएगा? बाज बहादुर चंद, ऑप्शन। खानवा का युद्ध, ये फिर आ गया। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच कब लड़ा गया था? 1527। 1526 में हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। 27 में हो जाएगा खानवा का युद्ध। 28 में हो जाएगा कौन सा? चंदेरी का। कौन सा? मेदिनी राय। और 1500
26, 27, 28 और 29 में कौन सा हो जाएगा? घाघरा का युद्ध। ठीक है, अफगानों के विरुद्ध। सेना में दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? यानी घोड़े दागने की प्रथा और भाई कौन सी हुलिया, सैनिकों का हुलिया बनाने वाली जो प्रथा, वो किसने चलाई थी बेटा? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैन्य सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने 4 काम किए थे: स्थायी सेना, नगद वेतन, घोड़े दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया बनाने की प्रथा जो है इसने यहाँ पर शुरू कर दी थी। ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था? बताओ। हाँ, ये सुजाउद्दौला मत कर देना कभी। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? सिराज उद्दौला के बीच में। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में। सुजाउद्दौला अगर कभी आया तो उसके शासनकाल में कौन सा हुआ है? उसके शासनकाल में कौन सा हुआ बेटा? बक्सर का युद्ध हुआ है 1764 ईस्वी में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसी सुजाउद्दौला के साथ कौन था? कौन भाई था बक्सर के युद्ध में? मीर कासिम। ठीक है, और कौन? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये ध्यान रखना। टीपू सुल्तान की बात करें तो टीपू सुल्तान में कौन कौन से युद्ध हुए हैं हमारे पास? नहीं, कर्नाटक नहीं। कर्नाटक तो किसके साथ हुए हैं? कर्नाटक फ्रांसीसियों के साथ। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। ठीक है, तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आ गया था बेटा, क्योंकि 82 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, तब आ गया था। 1784 में फिर कौन सी हुई हमारे पास? मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि हो जाती है। तीसरा युद्ध जो टीपू सुल्तान ने 2 युद्ध किए हैं लास्ट में, जो अपनी मर्जी से जो किए हैं। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध होगा 1790 से 1792 में। कौन सी संधि पर समाप्त हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम की संधि पर समाप्त हो जाएगा। और चौथा युद्ध होगा बेटा कब? चौथा युद्ध कब होगा? 1799 में होगा। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मार दिया जाएगा और मैसूर को सहायक संधि के अंतर्गत क्या मिला दिया जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का कौन था हमारे पास? वारेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की अगर बात करते हैं तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हमने क्या कर दिया? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग यहाँ पर हो जाएगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर अगर आएगा तो कौन सा हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। और प्रथम क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल। और फिर वहीं 1833 के एक्ट में हमने ये प्रावधान किया कि इस एक्ट के अंतर्गत हमने क्या कहा? बंगाल की जगह पर एक शब्द नोट कर दिया बेटा, जिसका नाम क्या था? भारत। और भारत का गवर्नर जनरल बना पहला कौन था? भारत का गवर्नर जनरल, भारत का, बंगाल का नहीं, भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 आ गया ना सीधा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और फिर 1858 का क्या आया? भारत परिषद। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम आया, उसमें हमने गवर्नर, क्योंकि कंपनी रूल खत्म हो गया, क्राउन रूल आया, उन्होंने कहा गवर्नर जनरल भी क्या हो गया? खत्म। अब क्या आएगा? वायसराय। इसलिए भारत का प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिन। ठीक हो गया। चलो, लॉर्ड कॉर्नवालिस किस चीज के लिए जाना जाता है भारत में? पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहते हैं। और सबसे बड़ा कौन सा हमारे पास? स्थायी, क्या था? स्थायी बंदोबस्त किसने करा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड वेलेजली अगर इसको हम लिख देंगे तो लॉर्ड वेलेजली आ जाएगा हमारे पास, सहायक संधि यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, चलो आ ही गया वो, स्थायी आंसर ही मैंने बता दिया। स्थायी बंदोबस्त 1793 किसने शुरू किया था बेटा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक हो गया। हाँ, चलो डलहौजी आगे पढ़ते हैं, अभी किसी प्रश्न में है डलहौजी। सुगोली की संधि 1815 में अंग्रेजों और किसके बीच में हुई थी? किसके बीच में हुई थी? गोरखा। अब आंसर तो तुम सब सही बता रहे हो, तो तब नंबर भी आने चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, हाँ, तो अभी कैसे बता रहे हो फिर आंसर? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? गोरखा। ठीक है, उत्तराखंड का पहला भारतीय स्वतंत्रता सेनानी 1857 में कौन हो जाएगा? कालू मेहरा। कौन सा बनाया था? क्रांतिवीर। ठीक है, किसके कहने पर? वाजिद अली था शायद उसका नाम, वाजिद अली शाह के कहने पर कालू मेहरा ने 1857 में क्रांतिवीर नाम का क्या बनाया था? एक संगठन बनाया था, चंपावत के रहने वाले थे। ठीक है, व्यापकगत का सिद्धांत किसने शुरू किया था? यह हड़प नीति जिसको हम कहते हैं, किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, जैसे कर्जन ने बंगाल विभाजन इसके समय हुआ, पुरातात्विक विभाग, सिंचाई के लिए कमीशन बनाया, रेलवे के लिए कमीशन बनाया। ठीक है, एक आयोग की स्थापना कर दी। लॉर्ड कैनिन की अगर बात करते हैं, 1857 की क्रांति कैनिन के समय हुई। पोर्टफोलियो प्रणाली इसके समय आई। लॉर्ड लिटन की बात करते हैं
तो भाई क्या लॉर्ड लिटन ने क्या किया, शस्त्रागार अधिनियम आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, सिविल सेवा की उम्र 21 से घटाकर कितनी 19 इसने कर दी, ठीक है। इसी को ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे 1825 में, कौन थे, राजा राम मोहन राय। ज्योतिबा फुले कौन सी थी बताओ, ज्योतिबा फुले ने क्या किया था, सत्य शोधक समाज, ठीक है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ठीक है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जो मंडल थी, ठीक है। गौरक्षणी सभा ये भी आ जाएगा इसी में, ठीक है। एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था, 1885 में। कौन था उस समय 1885 में, लॉर्ड डफरिन। इसीलिए तो कांग्रेस को क्या बोलते हैं, डफरिन की मन की क्या माना जाता है, उपज माना जाता है, ठीक है। चलो फिर 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन, प्रसिद्ध बंगाल विभाजन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है बताओ, डब्ल्यू सी बनर्जी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा हमारे पास, कौन सा, डब्ल्यू सी बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। जबकि स्थापना के समय इसके सचिव अगर हम देखें कौन, ए ह्यूम ने क्या की थी, कांग्रेस की स्थापना कर दी थी। दादा भाई नौरोजी की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष हो जाएंगे। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। महिला की अगर बात आएगी, कांग्रेस की पहली महिला कौन हो जाएगी बताओ, कानपुर अधिवेशन, कौन हो कानपुर कह रहा हूं, कलकत्ता अधिवेशन में कौन से, एनी बेसेंट, ठीक है। और अगर भारतीय महिला आई तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में कौन सी हो जाएगी, सरोजनी नायडू, ठीक है। बंगाल विभाजन किसके समय पर, आज नंबर नहीं है आंसर तुम सब दे रहे हो, कौन हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। बंगाल विभाजन इसीलिए बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय की अगर बात करते हैं तो भाई इसी समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय की अगर हम बात करेंगे तो इसी समय 1906 से लेकर 1910 तक जितनी भी घटनाएं हुई, लॉर्ड मिंटो। चेम्सफोर्ड आया, जलियांवाला बाग हुआ, रॉलेट एक्ट इसी के समय आया, ठीक है। और हमारे पास खिलाफत आंदोलन इसी के समय, असहयोग आंदोलन इसी के समय। लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, द्वितीय चलो बाद में। लॉर्ड हार्डिंग हमने कहा था कि भाई राजधानी परिवर्तन अगर द्वितीय की बात करेंगे। उत्तराखंड राज्य का गठन 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हो जाता है बेटा। बाकी जितने भी हमने राजकीय चिन्ह जो है वो कब बनाए हैं सारे के सारे, 2001 में। उत्तराखंड विधानसभा सीटों की कुल संख्या, अब मैं क्या समझाऊं तुम्हें इसमें, सीटों की कुल संख्या कितनी है, 70। पहले एक मनोनीत होता था, अब तो हट गया, 104 से 70 सीटें। उत्तराखंड की कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं 3, ठीक है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 5। उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री सीधा कौन सा, नित्यानंद स्वामी। दूसरा कौन सा हो जाएगा बेटा, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। और उसके बाद जब निर्वाचित हुई पहली बार 2001 में निर्वाचन हुआ फरवरी में, तब कौन बना बेटा, एनडी तिवारी। अपना भाई पूरा कार्यकाल भी किया। एनडी तिवारी को विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 5 सीटें। उत्तराखंड हाईकोर्ट किस शहर में स्थित है, नैनीताल में। 18वां हाईकोर्ट है हमारा, ठीक है, क्रम में। क्या बताऊं मैं इसमें, उत्तराखंड के ऐसे ही। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं, एससी के लिए कितनी सीटें, 13 सीटें, ठीक है। कौन सी सीटें हैं, 13। रुद्रप्रयाग और चंपावत है जहां पर कहां पे सीटें ही नहीं है आरक्षित, ठीक है। 13 सीटें, 13 में से सबसे ज्यादा सीटें कहां पर हैं एससी के लिए, हरिद्वार में। सबसे ज्यादा कहां है, हरिद्वार, 3 है शायद, है ना। एसटी के लिए कौन से निर्वाचन क्षेत्र हैं, एसटी के लिए 2 ही क्षेत्र हैं हमारे पास, कौन से, चक्राता और नानकमत्ता। जैसे पुरोला सीट जो है विधानसभा की एससी के लिए है, राजपुर भी एससी, थराली हो जाए, झबरेड़ा, ये सब। विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, प्रकाश पंत, ठीक है। कौन से थे, प्रकाश पंत, ठीक है। लेकिन जब निर्वाचित हुए उसके बाद पहले स्पीकर कौन बने, यशपाल आर्य, ठीक है। चलो प्रेमचंद्र अग्रवाल, विवेक से हरबंश कपूर सब हो जाएंगे। उत्तरांचल के नाम बदलकर उत्तराखंड अधिकारिकता कब हुआ, 1 जनवरी 2007 को, ठीक है। हमने लागू, क्योंकि 2006 में नाम परिवर्तन हुआ, संसद में जाता है भाई नाम परिवर्तन के लिए। 1 जनवरी 2007 से उसको क्या कर दिया, लागू कर दिया गया। उत्तराखंड के पहले गवर्नर कौन थे बताओ, पहले गवर्नर कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है। ध्यान रखना एकमात्र महिला जो अभी बनी राज्यपाल, मतलब बनी थी हमारे, कौन सी, मार्गरेट आल्वा, ठीक है। फिर अगर हम कहें सबसे कम कार्यकाल किसका था बेटा, बीएल जोशी का। सबसे ज्यादा किसका था, सुदर्शन अग्रवाल का। सबसे ज्यादा सुदर्शन अग्रवाल अगर आएगा कि कार्यकाल में, तो बीएल जोशी सबसे कम, सुदर्शन अग्रवाल सबसे ज्यादा, मार्गरेट अल्वा की बात रहेंगे तो महिला आ जाती है। ध्यान रखना सुरजीत सिंह बरनाला आएगा प्रथम। इस समय कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। और कौन से नंबर के हैं बेटा, 8वें, 9वें नहीं 8वें नंबर। ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है,
गैरसैंण, ठीक है। लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया भारत में, उत्तराखंड में? 2011 में। उत्तराखंड में कितने प्रशासनिक डिवीजन है? 2। कौन कौन से हैं वो? हाँ, गढ़वाल और कुमाऊं, ठीक हो गया। चलो, उत्तराखंड के कितने जिले सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं? कितनी विधानसभा सीटें हैं वहां? 11। और वो एससी के लिए भी इनमें से जो सीटें हैं वो रिजर्व 3 सबसे ज्यादा कहाँ है? हरिद्वार में। उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस ए देसाई, ऑप्शन बी, ठीक है। जस्टिस देसाई की बात करते हैं अगर हम इनमें से, तो हम ये देखेंगे कि पीएच कपाड़िया और खेर, जस्टिस जगदीश खेर जो है ना, और जस्टिस एचएस कपाड़िया, 2 ऐसे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे जो बाद में कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। फिर ध्यान रखना, इस समय के जो जस्टिस हैं कौन है? अभी कौन है जस्टिस? मनोज कुमार गुप्ता, उत्तराखंड के चीफ जस्टिस हैं अभी रिसेंटली बने मनोज कुमार गुप्ता, ठीक हो गया। तो ये भी ध्यान रखना। उत्तराखंड में वित्त आयोग की नियुक्ति, उत्तराखंड के राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? उत्तराखंड हो चाहे कहीं भी हो, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्यपाल के द्वारा कर दी जाती है। किसमें? आर्टिकल 243 के आई में, ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया जाता है 5 साल से पहले, राज्यपाल करता है बेटा उसको। और अगर हम भारत के तौर पर करेंगे, भारतीय वित्त आयोग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है। 5 साल या 5 साल से पहले भी कर सकता है। अच्छा, गठन के वित्त आयोग की बात करते हैं। भारत में कौन सा चल रहा है अभी? 16वां। कौन है अध्यक्ष? अरविंद पनगडिया, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ भी रह चुके हैं। राज्यपाल अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में कौन सा चल रहा है? 6वां, ठीक है। कौन है इस समय 6वें आयोग का? वो कौन सा है हमारे पास? एन रविशंकर हो जाएंगे अभी, ठीक है। उत्तराखंड में पंचायती राज कितने स्तर पर है? 3 स्तर पर, जिला, क्षेत्र और मतलब ग्राम, 3 स्तरों पर इसको। पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था हमने 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी थी बेटा, 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई, 29 विषय इसमें रखे गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 4 डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में इसकी व्यवस्था है। वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है जहां पर कितने स्तर की है? 4 स्तर की, यहाँ पर लिख लेना। 4 स्तरीय अगर बात आएगी तो वेस्ट बंगाल में है। उत्तराखंड में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन, उत्तराखंड क्या कहीं भी, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है बेटा, ठीक है। इस समय उत्तराखंड का मुख्य सचिव कौन है? आनंदवर्धन, ठीक है। भारत की पहली महिला मुख्य सचिव, ठीक है, कौन हो जाएगी? राधा रतूड़ी, ठीक है। चलो, उत्तराखंड विधानसभा के लिए चुने जाने की न्यूनतम क्या है? अब उत्तराखंड हो चाहे कहीं भी हो, विधानसभा के लिए कितनी हो जाती है? 25 साल हो जाएगी। लेकिन अगर बात आएगी बेटा किसकी? पंचायती राज में, ठीक है। पंचायती राज में अगर आएगी तो फिर न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल, ठीक है। अगर हम राज्यसभा में जाएंगे, यानी अगर विधान परिषद में भी जाएंगे तो कितने साल चाहिए विधान परिषद में? 30 साल, ठीक है। चलो, कौन सा अनुच्छेद राज्य के लिए एक हाईकोर्ट का प्रावधान करता है? बताओ, राज्य के लिए हाईकोर्ट कौन सा हो जाएगा? 214, ठीक है। आर्टिकल 214 में ऑप्शन ए राज्य कोर्ट का प्रावधान यहाँ पर हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 124 में किस चीज के प्रावधान है? सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है बेटा। 226 में क्या होता है कि राज्य का स्टेट यानी हाई कोर्ट को 226 में क्या रिट जारी करने का अधिकार है? आर्टिकल 226 में। बाकी 216 में राज्यों के जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के गठन की बात की गई है, कैसे बनेगा, ठीक है। भारत का वित्त आयोग, अच्छा अभी बता तो दिया, वित्त आयोग हर कितने साल में नियुक्त किया जाता है बेटा? 5 साल, ठीक है। राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 280 के अंतर्गत। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? वेंकट रमणी है शायद, ठीक है, आर वेंकट रमणी, ठीक है। तुषार मेहता क्या है हमारे पास? सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। महान्यायवादी के जो छोटा होता है सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, ठीक हो गया। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2015 में। भाई हमने 1950 में योजना आयोग बनाया और मोदी सरकार ने उसी को ट्रांसफॉर्म करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का यहाँ पर बना दिया, ठीक है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य जहां भी आएगा चुनाव आयुक्त कौन सा आ जाएगा? राज्यपाल। और भारत की अगर बात आएगी तो भारत का चुनाव, भारत की बात आएगी तो कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। सरकार के किस अंग को तीसरा स्तर भी कहा जाता है? बताओ बताओ, तीसरा स्तर, हाँ, स्थानीय स्वशासन। कौन सा हो जाएगा? स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन बी, स्थानीय स्वशासन हमारा आंसर हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन। फिर हमने कहा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे मानते हैं हम लोग? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ठीक है। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा कर दिया जाता है? संसद के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी किसमें करती है? आर्टिकल 315 के क्लॉज 2 में
संसद जो है संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन यहाँ पर कर सकती है। ठीक है, कहां पर इसका प्रावधान है तो आर्टिकल 315 से 323 तक। संयुक्त भी है, यूपीएससी भी यही है, संघ लोक सेवा, राज्य लोक सेवा सब यहीं पर ही है। ठीक है। 98 उत्तराखंड में जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? अध्यक्ष का, तो किसके द्वारा? जिला पंचायत के चुने हुए जो सदस्य हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष का होता है। ये किस प्रकार का चुनाव होता है? एक अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है बेटा। ठीक है, ग्राम सभा में शामिल होते हैं। ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? ग्राम के पंजीकृत, नहीं सभी ग्रामीण नहीं बेटा, पंजीकृत मतदाता। हाँ, सब जो होगा वोटिंग, हमारे लिए तो वही इंपॉर्टेंट है। और किस राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? किस आर्टिकल में बताओ? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल 165 में। तो राज्य का जो महाधिवक्ता है 165 हो जाएगा। राज्य की महाधिवक्ता की अगर बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहला कौन सा हो जाएगा महाधिवक्ता? एलपी नेथानी हो जाएगा। ठीक है, ये किस वाली सरकार में थे? हमारे पास मनोनीत वाले में। अगर निर्वाचित की बात आएगी तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? मेहरबान सिंह नेगी। कौन हो जाएगा? मेहरबान सिंह नेगी। ठीक हो गया। वहीं अगर अनुच्छेद 76 की बात करते हैं तो इसी के बड़ा भाई, इसी का बड़ा भाई कौन सा? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक हो गया। फिर हमने कहा अनुच्छेद 148 में किसकी नियुक्ति हो जाती है? कैग की, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति होती है 148 में। ठीक है, महान्यायवादी भाई या महाधिवक्ता, ये संसद हो, विधानसभा हो, ये अपने अपनी जगहों पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते? केवल वोट नहीं कर सकते हैं बस। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक हो गया। चलो, तो ये है हमारे पास। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर आपसे अगले सेशन में किसी में। थैंक यू।